हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ जीएसटी, जिसमें हम सेकेंड चैप्टर डिस्कस कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सेकेंड लेक्चर में हमारा, एंड हम सप्लाई पढ़ रहे थे। सेकेंड चैप्टर का नाम है सप्लाई, बराबर है। और यही सप्लाई से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो हमने कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, डेफिनेशंस हमने बेटा कंप्लीट की थी सारी। हमने कंसेप्ट ऑफ सप्लाई भी कंप्लीट किया, स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था सप्लाई जो है वो सेक्शन 7 कवर्ड करता है। सेक्शन 7 है, सेक्शन 8 भी है जिसमें कंपोजिट और मिक्स सप्लाईज के बारे में दिया, लेकिन उसकी बात बाद में करूंगा। और शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 ये भी सेक्शन 7 के अंदर है। तो सबसे पहले मैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पढ़ रहा हूँ सेक्शन 7 के। उसके अंदर 7(1) मैं बताया था आपको, 7(1)A, 7(1)B, 7(1)C, 7(1) कैपिटल A, 7(2) ये चीजें हैं, और 7(3) ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। और शेड्यूल 1 भी रहेगा, शेड्यूल 2 भी रहेगा और शेड्यूल 3 भी रहेगा, बराबर है। चलिए ये देखिए, ये इसके बारे में एक छोटा सा बहुत बेहतरीन सा एनालिसिस दिया था, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। सप्लाई में क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है। तो इंक्लूड क्या है सर, 7(1)A इंक्लूड है, 7(1)B इंक्लूड है, 7(1)C प्लस उसका शेड्यूल 1 इंक्लूड है, 7(1) कैपिटल A प्लस उसका साथ शेड्यूल 2 इंक्लूड है, 7(2) और उसके साथ जो शेड्यूल 3 है एक्सक्लूड है। एक ही चीज एक्सक्लूड है, बाकी सब इंक्लूड है। 7(1)A में अपन ने देखा था सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कंसिडरेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कंसिडरेशन ये देख लीजिए। और दूसरा इसमें भी 7(1)B में भी हमने देखा था कंसिडरेशन। तो सर 7(1)C में क्या फर्क है? 7(1)C के अंदर ऐसी एक्टिविटीज दी हुई है, मतलब एक बेसिक आपको बात बताऊं, अगर ये ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ये सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीजिए सब जो बातें हैं, एग्रीड और मेड, अगर ये सब कुछ बेटा, रुको मैं ढंग से बताता हूं, अगर ये सब कुछ अगर विदाउट कंसिडरेशन हो तो सर सप्लाई नहीं होगा। क्योंकि 7(1)A में सप्लाई होने के लिए सब वर्ड जरूरी है, लेकिन कंसिडरेशन वर्ड भी जरूरी है, फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक है। ये भी अगर इंपोर्टेशन विदाउट कंसिडरेशन हुआ तो भी सर सप्लाई नहीं होगा। 7(1)B में भी कंसिडरेशन होना जरूरी है। क्या बात है, विदाउट कंसिडरेशन किया तो क्या सप्लाई कभी मानेंगे ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, ठहरिए। 7(1)A में विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई नहीं मानेंगे, 7(1)B में विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई नहीं मानेंगे। 7(1)C, हाँ 7(1)C किसके लिए बना है? विदाउट कंसिडरेशन वाले के लिए। एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, 7(1)C कहता है दोस्तों, शेड्यूल 1 में जो एक्टिविटी स्पेसिफाइड है, जो एंट्री स्पेसिफाइड है, जो पैरा स्पेसिफाइड है, 4 एंट्री है बेटा, 4 पैरा है 7(1)C, शेड्यूल 1 में। 7(1)C सेक्शन कहता है, 7(1)C सेक्शन कहता है, ये सेक्शन कहता है कि जो एक्टिविटी शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड है, उसको अगर आपने एक्टिविटीज मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, ना फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ना कोर्स, कुछ जरूरत नहीं भैया। 7(1)C बोलता है कुछ एक्टिविटीज 7(1)C प्रिस्क्राइब करता है विदाउट कंसिडरेशन, तो भी उसको सप्लाई मानेंगे। 7(1)C की एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन, कम ऑन, मेड विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा शेड्यूल 1 के तहत, 7(1)C के तहत। कौन सी एक्टिविटीज है शेड्यूल 1 में, जरा हमको बताइए, जिसको आप वो कहते हो विदाउट कंसिडरेशन रहे तो भी सप्लाई मानेंगे। देखिए विद कंसिडरेशन रहे तो A में बैठ जाएगा या B में बैठ जाएगा, C में बैठना है तो सिर्फ और एक ही कंडीशन ज्यादा जरूरी, विदाउट कंसिडरेशन। समझ आया? इसको एलाबोरेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। चलिए देखिए, तो मैं 7(1)A 2 और 3 कुछ नहीं बता रहा,
आज सिर्फ अब इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ एक ही चीज बेटा डिस्कस करेंगे, वो है यही सी क्लॉज। इतने में बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ है, ये 4 पैरा आसान नहीं है, ठीक है। तो मैं ये 3 चीजें इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं अभी सिर्फ पूरा फोकस इस पे लगा रहा हूं और शेड्यूल 1 पे लगा रहा हूं। बेटा जो करना फर्स्ट क्लास काम करना है, पूरा समझ में आ जाए, काम खत्म एक बार में, ये मेरा इंटेंशन है, ठीक है। ठीक है, चलिए एग्जाम्शन लाना है। जीएसटी के बिना एग्जाम्शन नहीं आ सकता, कुछ भी कर लो। जीएसटी मस्त होगा, 300-350 के आसपास पेज के नोट्स बने हैं आपके, मस्त बिल्कुल घोट डालो पूरे के पूरा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं, उसमें से 20-22 पन्ने तो हो चुके हैं हमारे, 20-22 पेजेस, हाँ 15 पेज का होता, और ये 8-9 पेज हो चुके हैं हमारे, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 10% हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। आज 10% से ज्यादा हम कंप्लीट कर डालेंगे, और आई होप आपको समझ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो फिर शेड्यूल देखते हैं बेटा, शेड्यूल में क्या क्या एक्टिविटीज है जरा ध्यान देंगे। इसमें लिखा है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ एसेट, बिजनेस एसेट लिखा है बेटा, हाँ, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने आपको बताया है, जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हो, आप उसको बिजनेस में यूज करते हो अपने, तो आप उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस है कोचिंग क्लास का, मैं प्रोजेक्टर खरीदता हूँ, 28% जीएसटी लगता है, तो मैं उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ एज अगेंस्ट, बिकॉज आई हैव टू पे ऑल्सो जीएसटी ना। आप लोगों को फीस देता हूँ, सॉरी आप लोग मुझे फीस देते हैं, सर्विस दे रहा हूँ मैं आपको, तो वो फीस के अगेंस्ट में आपसे जीएसटी कलेक्ट करता हूँ, वो मेरा आउटपुट जीएसटी हो गया जो मुझे पे करना है गवर्नमेंट को। और मेरे पास इनपुट जीएसटी, जो मैंने इनपुट खरीदा, प्रोजेक्टर खरीदा, मैंने कोई भी चीज जो जीएसटी दे के खरीदी होंगी, जो मुझे फर्दरेंस इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में मेरे काम आएंगी। मेरा बिजनेस क्या, कोचिंग क्लास का सर, तो उसके अंदर काम आती है। मान लीजिए एयर कंडीशन लगाया आपने, बेंचेस बनवाए, सब पे जो भी जीएसटी आपने पे किया वो आपका इनपुट हो जाएगा। आपसे जो कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, माइनस करने मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। मान लीजिए मुझे 1 लाख गवर्नमेंट को पे करना है, उसमें से 90,000 का मेरे पास क्रेडिट पड़ा है, तो मैं क्रेडिट यूज करके सिर्फ 10,000 गवर्नमेंट को पे करूंगा, बराबर है। तो अब शेड्यूल 1 में कौन सी एक्टिविटीज है जरा वो भी देख लीजिए। विदाउट कंसिडरेशन वाली, सर सीधी बात, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, का बिना कंसिडरेशन के दिए तो ये एक्टिविटीज भी सप्लाई मानी जाएंगी। और सर अगर ये एक्टिविटी कंसिडरेशन में दी तो बेटा 7(1) में आने की जरूरत ही नहीं, कंसिडरेशन में दी तो 7(1)(a) 7(1)(b) में ही काम हो जाएगा, 7(1)(a) में ही हो जाएगा, बी पे भी आने की जरूरत है, क्योंकि बी पे तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस की बात है। मतलब आप समझ रहे, 7(1)(c) यानी शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज जो प्रिस्क्राइब्ड है, अगर वो कंसिडरेशन के रूप में दी जाती है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, फिर तो 7(1)(a) में ही आपका काम हो जाएगा दोस्तों। 7(1)(c) में तो तब आएंगे जब कंसिडरेशन नहीं रहेगा। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। तो पहला क्या है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ असेट, जस्ट अ मिनट, हाँ, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ एसेट, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, उस पे आईटीसी लिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब ये यहां पे 4 एंट्रीज है टोटल, इसको आप 4 एंट्रीज बोल सकते हैं या 4 पैरास भी बोल सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले चलिए इसको सीधा मैं इस पे आता हूं, मतलब आपके एनालिसिस पार्ट पे, ठीक है ना। यहां तो पढ़ लिया, अब जरा एनालिसिस पार्ट पे आ जाइए। ये देखिए 7(1)(c), एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन इन द 4 केसेस, 4 मैंने बताया था, 4 एक्टिविटीज है, विल बी मेड विदाउट कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7। कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो शेड्यूल 1 में प्रिस्क्राइब्ड है। मैं बार बार कह रहा हूं, इन 4 एक्टिविटीज को विदाउट कंसिडरेशन अगर दिया गया तो ये सेक्शन 7(1)(c) के तहत सप्लाई मान ली जाएंगी। और अगर यही एक्टिविटीज विद कंसिडरेशन है तो यहां आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 7(1)(c) में शेड्यूल 1 की बात है, और शेड्यूल 1 में वही एक्टिविटीज है जो विदाउट कंसिडरेशन दी गई है,
है। सेक्शन 7(1)(c) में वही एक्टिविटीज जो शेड्यूल 1 में है उनकी बात की जा रही है, वो विदाउट कंसिडरेशन दी गई है। और दोस्तों विद कंसिडरेशन है तो यहाँ नहीं आएगा और 7(1)(a) में उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। आई होप आप समझ रहे ओवरव्यू। अब मैं आता हूं शेड्यूल 1 का पहला पैरा पे। पहला पैरा में क्या था? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। चलिए इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ तो भी आपको चीज समझाता हूं, ठीक है? इस पे आता हूं, लेकिन उसके पहले एक जरा सा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए एक, चलिए कैप्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? कैप्स, ठीक है? ये मान लीजिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। एक संस्था है, गवर्नमेंट संस्था नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल भी बोल सकते हैं आप इसको, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? चैरिटेबल लिख देता हूं, ठीक है? इनको प्रोजेक्टर्स की जरूरत है। कितने प्रोजेक्टर्स? 4 प्रोजेक्टर की जरूरत है। ये 4 प्रोजेक्टर्स, और जो इनको प्रोजेक्टर्स की जरूरत है वो 1 लाख रुपए का एक प्रोजेक्टर है, ठीक है? 1 लाख रुपए का एक प्रोजेक्टर, ने 4 प्रोजेक्टर हुए 4 लाख रुपए के। प्रोजेक्टर पे बेटा 28% जीएसटी है, 28% जीएसटी। मैं एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं लिख रहा हूं, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको, टेक्निकलिटीज में बाद में जाएंगे, शब्दों के परे, ठीक है? चेहरा क्या देखते हो, शब्दों से थोड़ा परे जाते हैं, ठीक है? जीएसटी एट द रेट 28%। चलिए बेटा 4 लाख पे 28% निकालो, कितना होगा? 1,12,000 का जीएसटी होता है, बड़ा अमाउंट है, 1,12,000। क्या इस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को जीएसटी पे करके ही लेना पड़ेगा प्रोजेक्टर? हाँ सर, ऑब्वियसली, बराबर है, सप्लाई है, गुड्स है, सब कुछ है। क्या इस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या इस 1,12,000 का? क्या उसने बिजनेस के लिए लिया ये प्रोजेक्टर? नहीं सर, उससे बिजनेस के लिए नहीं लिया है, खरीदा है, नहीं मिलेगा। कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस रहे, बिजनेस के लिए अगर कोई आप इनपुट यूज कर रहे हो तो आपको क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये 1,12,000 पूरी इनके लिए कॉस्ट हो जाएंगे, क्रेडिट नहीं मिला। मैं कहता हूं ठहरो ठहरो ठहरो, मैं ये मान लीजिए इसका ओनर हूं, मानने में क्या जाता है, ठीक है ना? कैप्स का ओनर हूं मैं कहता हूं अरे रुको रुको, एक काम करो, तुम खरीद रहे ना प्रोजेक्टर, तुम मत खरीदो, मैं खरीदता हूं, मैं मेरे नाम पे खरीदता हूं, बिल बनवाता हूं, सब कुछ करता हूं, पेमेंट भी मैं करता हूं, पूरे 4 लाख का प्लस दिस, यानी 5,12,000 पेमेंट कर दिया। क्या मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? अभी ट्रांजैक्शन क्या दिख रहा है? मैंने प्रोजेक्टर खरीदा, क्या मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? हाँ यस सर, ऑफ कोर्स, प्रोजेक्टर आर यूज फॉर द बिजनेस, ठीक है, ले लिए। और 1 दिन 2 दिन बाद, 1 दिन चलाने के बाद, यूज करने के बाद, मैं एज इट इज ये प्रोजेक्टर ट्रांसफर कर देता हूं इस संस्था को। ये लो, ले लो, परमानेंट ट्रांसफर। अगर ये ट्रांसफर कंसिडरेशन में करूं तो 7(1)(a) में फंस जाएगा। हाँ, तो मैं एक काम करता, कंसिडरेशन नहीं लेता, नो कंसिडरेशन। सर ऐसे आप चैरिटी क्यों कर रहे हैं? नहीं ना, कैश में वापस ले लूंगा ना पैसे, समझ आई बात? अभी इसमें होता क्या बेटा, प्रैक्टिकली देखो, ये 5,12,000 है, संस्था खरीदने जाती तो पूरे पैसे लगते हैं, मुझे कितने लगे सर? 4 ही लाख लगे, 1,12,000 का तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया आपको, बराबर है? अरे ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, संस्था से पैसे वापस मांग लूंगा, और ये जो 1,12,000 है हम लोग 50-50 डिवाइड कर लेंगे, समझे क्या? 56,000 यानी संस्था मुझे 4,56,000 वापस दे देंगी। 56,000 का संस्था का फायदा, 56,000 का मेरा फायदा। ऐसा प्रैक्टिकली कई चीजें होती है। इसको रोकने के लिए अगर आपने एज इट इज बोलो या यूज करने के बाद बोलो, संस्था को ट्रांसफर कर दिया, दोज एसेट्स ऑन विच आईटीसी इज क्लेम्ड। देख लो बेटा, शब्द पकड़ लो, following conditions should need to be satisfied. There must be disposal or transfer of business asset. क्या ये प्रोजेक्टर
आपका बिजनेस एसेट है, हाँ। उसका ट्रांसफर हो रहा है, हाँ। डिस्पोजल हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। परमानेंटली अभी आज के लिए दिया कल वापस दे देना वैसा नहीं है, परमानेंट हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफर डिस्पोजल मस्ट बी परमानेंट, हाँ। आईटीसी मस्ट हैव बीन अवेल्ड ऑन सच बिजनेस एसेट, हाँ। आईटीसी भी लिया है 1,12,000 का, वाह वाह वाह, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। इन व्यू ऑफ लास्ट कंडीशन स्टिपुलेटेड अबाउट, permanent transfer disposal of business asset without consideration will not be covered within this para and thus will not be deemed as supply if business asset on which ITC is blocked. Blocked का मतलब क्या होता है पता है? मिलता ही नहीं है. ITC is not allowed. ITC is not allowed by GST law. एग्जाम्पल इसका दे देता हूं बेटा, आगे आएंगे. एग्जाम्पल मोटर कार. मोटर कार आप बिजनेस के लिए खरीदो, किसी के लिए भी खरीदो, आईटीसी नहीं मिलेगा भैया, ये रूल है गवर्नमेंट का, बराबर है. या नॉट अवेलेबल अंडर जीएसटी लॉ, या फिर बिजनेस एसेट दो एलिजिबल फॉर आईटीसी, आपने आईटीसी अवेल नहीं किया, ये रिस्ट्रिक्टेड पर्सन नहीं, रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन, बराबर है. It is important to note that term business asset has not been defined under GST law. Business asset GST में डिफाइंड नहीं है. सीधी सी बात, आपने बिजनेस के लिए यूज किया तो जीएसटी में आएगा वो, बराबर है. अभी ध्यान देना बेटा, बड़ी मजेदार बात है. क्या कंडीशंस थी याद करो जरा. कंडीशंस थी सर, परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए बिजनेस एसेट का, हाँ हो रहा है. आईटीसी लिया हुआ होना चाहिए, हाँ सर 1,12,000 का आईटीसी भी मैंने खाया, और साथ ही साथ बिजनेस एसेट, ये मेरा बिजनेस एसेट है, हाँ सर मेरा बिजनेस एसेट है. ऐसे केस में इस चीज को क्या माना जाएगा? कमॉन, सप्लाई माना जाएगा. सप्लाई माना तो लेवी भी होगा, लेवी होगा तो जीएसटी लेवी हो जाएगा. सीधी सीधी बात, विदाउट कंसिडरेशन. और विद कंसिडरेशन किया तो कोई बात ही नहीं, फिर तो 7(1) में ही चला जाएगा. ये पहली चीज थी. सर अगर आईटीसी हमने क्रेडिट ही नहीं लिया, भले ही सर सब कंडीशन सेटिस्फाई, लेकिन मैंने आईटीसी लिया नहीं तो ये सेक्शन नहीं लगेगा. ये सेक्शन नहीं लगेगा मतलब विदाउट कंसिडरेशन भी लिया होगा तो ये सेक्शन नहीं लगेगा. ये सेक्शन नहीं लगेगा तो सप्लाई भी नहीं होगी, लेवी होने तक दूर की बात है. समझ आया? सारी कंडीशन क्यूमुलेटिव सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सारी कंडीशन क्यूमुलेटिवली एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए दोस्तों. समझ आई बात? चलिए ठीक है, बड़ा मजा आया. इसके बेटा एग्जांपल्स भी दिए हैं. ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप बीइंग यूज्ड फॉर हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट. दिस विल क्वालिफाई सप्लाई प्रोवाइडेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय ध्रुव ऑन सच लैपटॉप. A dealer of air conditioners permanently transfer motor vehicle free of cost. मोटर व्हीकल पे आईटीसी ब्लॉक्ड है, नहीं मिलता. आईटीसी ऑन सेड मोटर व्हीकल इज ब्लॉक्ड. ब्लॉक यानी नहीं देगी गवर्नमेंट ने रोक के रखा है, ठीक है. This transaction will not constitute a supply as condition of availment of ITC on business asset transferred is not fulfilled. मतलब इसके अंदर जीएसटी नहीं लगेगा. This clause is wide enough to cover transfer of business asset from holding company to subsidiary for nil consideration. होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को निल कंसिडरेशन में ट्रांसफर करती थी या विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर करती थी, इन लोगों के लिए बेसिकली ये क्लॉज लाया गया है. आई बात समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आपको समझ में आ गया. आई होप फर्स्ट पैरा यानी फर्स्ट एंट्री हमने कवर कर दी. अब मैं दोस्तों सेकेंड एंट्री पे आता हूं, ठीक है. सेकेंड एंट्री ये रही आपकी, जरा पहले इसको पढ़ते हैं सेकेंड एंट्री को और उसके बाद एनालिसिस देखेंगे. चलिए मजा आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. समझ में आए मजा आता बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, चिंता मत करो. क्वेश्चंस भी भरपूर डाले आपके नोट्स में, एग्जाम क्वेश्चन सब कवर्ड है और उतना पढ़ लिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं. सारे मॉड्यूल के मैंने एग्जाम्पल्स लिए क्योंकि कारण उसका बेटा, कारण उसका है कि कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या करती है, एज इट इज मॉड्यूल के क्वेश्चंस पूछ लेती, एज इट इज पूछ लेती है. तो उस केस के अंदर क्या होता है, बड़ा मजा आता है कि जब हमारे नोट से क्वेश्चन आ जाता है तो हमको बहुत अच्छी फीलिंग आती है और हमारा पढ़ा हुआ रहता है तो हमको आंसर श्योर रहता है, मार्क्स पूरे मिल जाते हैं, मजा आ जाता है, बराबर है ना. तो इसीलिए उस हिसाब से डाला है, ठीक है. चलिए
आप लोग मुझे बस एक रिप्लाई करो, मैं स्पीड जो है स्पीड सही जा रहा हूं ना, मतलब बहुत स्लो तो नहीं हो रहा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इससे स्लो तो जा नहीं सकते। अगर फास्ट अगर स्लो हो रहा है तो प्लीज मुझे बताइए, या मुझे ये रिप्लाई जरूर देना बेटा जीएसटी लेक्चर्स देखने के बाद कि जीएसटी आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, मतलब स्पीड ठीक है ना सर, थोड़ा लेट होगा हमको चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज आप पर्सनली मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, मैं काफी स्लो जा रहा हूँ, एक एक वर्ड कवर कर रहा हूँ, शब्दों को बिल्कुल सब कुछ, शब्दों के परे जाके सब हर तरह का एग्जाम्पल्स मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ताकि आपको चीजें एकदम परफेक्ट समझ में आ जाए, ताकि कहीं गड़बड़ नहीं हो, सिर्फ दिमाग में फिट, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे चलेंगे। सेकेंड पैरा पे आता हूं, देखते सेकंड पैरा क्या बोलते हैं। सेकंड पैरा में थोड़ी चीजें ज्यादा है, जरा ध्यान देना। थर्ड पैरा भी थोड़ा बड़ा है, फोर्थ पैरा तो बड़ा आसान है, चिल्लर पैरा है, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स, सेकंड पैरा, ये पैरा बाय पैरा जाएंगे। मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम सर, हम 7(1)(c) पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है 7(1)(c) में? विदाउट कंसिडरेशन सर, विदाउट कंसिडरेशन। कुछ एक्टिविटीज भले ही विदाउट कंसिडरेशन भी हो, जो शेड्यूल 1 में लिखी है, उनको भी सप्लाई माना जाएगा। क्या लिखा है शेड्यूल 1 में सर? 4 एक्टिविटीज लिखी है। पहली थी परमानेंट ट्रांसफर वाली, बराबर। दूसरी पे मैं आ रहा हूं, ठीक है, बार बार मैं बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए स्ट्रक्चर हम क्या कर क्या रहे हैं, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन 25। बेटा डिस्टिंक्ट पर्सन ये रहते हैं डीम्ड, इसको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन डीडीपी भी कह सकते हैं। ये डिस्टिंक्ट पर्सन जो रहते हैं डीम्ड रहते हैं, मतलब रियल में देखा जाएंगे तो ये अलग अलग नहीं रहेंगे। आप अगर रियल में देखोगे तो ये एक ही दिखेंगे, लेकिन बेटा ये रहेंगे अलग अलग, उसको डीम्ड माना गया है। जीएसटी में सेक्शन 25(4) और 25(5) इनके तहत डीम्ड डिस्टिंक्ट माना गया है, बराबर। तो माना गया तो बहुत, वेदर मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, व्हेन मेड, ये तो सीधी बात है। लेकिन यहां ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वगैरह वाली, ठीक है। लेकिन यहां पे रिक्वायरमेंट है वेदर मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये बात ध्यान रखना। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे चलते हैं। सर देख समझ में आया सर सप्लाई करना, लेकिन दो चीज नहीं समझ में आई सर। यहाँ पे दो वर्ड्स बहुत भारी है, एक रिलेटेड पर्सन, एक डिस्टिंक्ट पर्सन। इसका मतलब क्या? सबसे पहले ये समझना है, रिलेटेड क्या है, डिस्टिंक्ट क्या है। वो दोनों समझ गया तो ये तो चिल्लर है सर फिर हमारे लिए, है कि नहीं। तो चलिए बेटा आते हैं रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पे, ठीक है। मैं उसके बाद आपको चीज भी लिखाऊंगा, मतलब ये थोड़ा सा लिख कर ही मैं दूंगा, आप उसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले रिलेटेड पर्सन कौन होता है भैया? सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, दो रिलेटेड पर्सन के बीच में आपस में कुछ सप्लाई किया जाता है विदाउट कंसिडरेशन। देखिए विद कंसिडरेशन रहा तो 7(1)(c) में आएगा ही नहीं, ना शेड्यूल 1 में उसका कोई काम है। अगर रिलेटेड हो, डिस्टिंक्ट हो, कुछ भी हो, अगर विद कंसिडरेशन है दोस्तों तो 7(1)(a) में ही बैठ जाएगा, 7(1)(c) में आएगा ही नहीं वो। ये बात हमेशा क्या गाड़ बांध के रख लो, क्योंकि 7(1)(c) में आने का एक ही रास्ता है, अगर विदाउट कंसिडरेशन है। कम ऑन, बराबर है ना। विद कंसिडरेशन है तो 7(1)(c) में आने का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। विद कंसिडरेशन तो 7(1)(a) में ही फंस जाएगा, नीचे आने का काम नहीं पड़ेगा। रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25, वो डीम डिस्टिंक्ट है, मैं बताऊंगा। विल क्वालिफाई सप्लाई प्रोवाइडेड इट इज मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पैरा 1 में ऐसी कोई लाइन नहीं थी, लेकिन पैरा 2 में ऐसी लाइन है कि विदाउट कंसिडरेशन भी होना चाहिए, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन भी है, लेकिन कौन से? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ये कंडीशन वॉयलेट होती है तो ये पैरा 2 में नहीं बैठेगा, बात ध्यान रखना। और अगर कहीं यहां नहीं बैठा तो फिर वो सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई नहीं तो लेवी नहीं, लेवी नहीं तो जीएसटी नहीं, सीधी सीधी बात। आई बात समझ में? तो पहले देखते हैं बेटा रिलेटेड पर्सन क्या होता है। पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन, पर्सन आपको पता है, पर्सन की डेफिनेशन अपन देख चुके हैं। डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन इफ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8
और 9, ये 9 लोगों को रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। इसके दो एक एग्जाम्पल बना के दिए हुए हैं, लेकिन बहुत आसान है बेटा ये रिलेटेड, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए मैं आपको एक एक विथ एग्जाम्पल बता दूंगा, आपको तकलीफ नहीं जाएंगी, ठीक है ना। ओके, इफ सच पर्सन आर ऑफिसर्स डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, एक दूसरे के बिजनेस में या तो वो ऑफिसर है, डायरेक्टर है, या फिर कॉमन डायरेक्टर है। कॉमन डायरेक्टर इन कंपनीज, बराबर है ना। कंपनी ए, कंपनी बी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, मेरा नाम है मिस्टर वाई, अगर मैं इसमें भी डायरेक्टर हूं, इसमें भी डायरेक्टर हूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, रिलेटेड हो जाएंगे। कई बात समझ गया। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन बिजनेस, अगर वो दोनों पार्टनर है, एक बिजनेस के अंदर वो दोनों पार्टनर है, तो वो ऑब्वियसली रिलेटेड हो गए। पार्टनरशिप फर्म मान लीजिए ए बी एंड कंपनी है, और मिस्टर ए और मिस्टर बी पार्टनर है, तो ए बी एंड कंपनी, ये मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में रिलेटेड कहलाएंगे। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ओ हो, बड़ी विचित्र चीज डाल दी साहब, अभी कैसा करेंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को डाल दिया, मेरे बाप रे बाप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का डालने का मतलब आपको समझता है क्या होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का डालने का मतलब कोई भी गुड्स या सर्विस एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी या एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया, विदाउट कंसिडरेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है, जीएसटी लगाना पड़ेगा। अरे बाप रे, चीज समझ लो आप हो क्या रहा है। ये जितना मैं एग्जाजरेट कर रहा ना बेटा, तो उसका कारण है, ठीक है ना। मतलब दोस्तों समझना, इसमें कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयर सेल्स प्रमोशन करने के लिए एम्प्लॉयज को इंसेंटिव्स देते हैं कि भैया चलो आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, गिफ्ट इन काइंड, इन कैश दिए जाते हैं। अब आपने, गवर्नमेंट ने इनको रिलेटेड पर्सन में अच्छा कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जाता, बराबर है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ दिया तो कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर ये दिया गया भाई, गिफ्ट एज ए गिफ्ट बोलो, या भाई तूने अच्छा काम किया बोनस बोलो, ये जो भी है। तो इस केस के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेशन वो बना दिया रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन बनने से पैरा 2 के अंदर, ये जो अपन पढ़ रहे हैं पैरा 2 के तहत, विदाउट कंसिडरेशन, तो इनको सप्लाई मान लिया जाएगा। सप्लाई माने तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे तो जीएसटी लगेगा। ओ हो, बड़ी तकलीफ हो गई, इंडस्ट्रीज हिल गई। भाई ये क्या आपने ला दिया, क्लैरिफिकेशन लाना पड़ा गवर्नमेंट को। मैं पहले वो क्लैरिफिकेशन पे आता हूँ बेटा, थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो यहां आपको एक क्लैरिफिकेशन दिखेगा। ये देखिए, प्रोविजो लाया गया। क्या लाया, प्रोविजो, ये उससे रिलेटेड है। गिफ्ट्स बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। फर्दर प्रोविजो टू पैरा 2 of Schedule 1 provides that gift up to rupees 50,000 in value in a financial year by employer to employee will not be treated as supply of goods, service or both. However, gifts value more than 50,000, अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, made without consideration are supply and subject to GST when made in course or furtherance of business. देखिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो इन कोर्स ऑफ बिजनेस ही देता है, बराबर, जनरली तो ऐसा ही होता है, ठीक है। अब ये जो 50,000 ये एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, मतलब चीज समझना, अगर 49,000 का गिफ्ट दिया अप टू 50,000 यानी 50 भी आ जाएगा, ठीक है ना, अप टू 50 भी आ जाएगा। 50,000 या 49,000 तक दिया, 50,000 तक 50 भी आ गया, 50,000 का दिया, तो बेटा कोई उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन दिया है आपने। लेकिन अगर आपने 80,000 का दिया मान लीजिए, तो बेटा पूरा 80,000 अमाउंट हो जाएंगी वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इस 80,000 पे जीएसटी लगेगा। ये बात समझ लेना, ये एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, ये कोई, दिस इज नॉट अ बेसिक डिडक्शन कि 50,000 का डिडक्शन देंगे यानी 30,000 पे जीएसटी लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा, पूरे 80,000 पे लगेगा। ये बात याद ध्यान रखना, ठीक है।
उसके बाद एक चीज और है, परक्विजिट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर इन कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी तो भैया वो परक्विजिट्स है जो इनकम टैक्स में टैक्सेबल होता है, जिसके बदौलत एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा देता है, परक्विजिट देता है ना। परक्विजिट्स, बहुत सारे परक्विजिट्स अपन ने पढ़े थे। क्यों देता है परक्विजिट? सर सर्विस देता है। कौन सर्विस देता है? सर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट है, इट इज एम्प्लॉयमेंट, इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? दोनों क्लियर है? आगे चलेंगे, चलिए। हाँ, a third person controls directly or indirectly or own holds 25% of voting shares of both of them। मतलब क्या हुआ इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। मिस प्रिया होल्ड्स 30% शेयर्स ऑफ एबीसी, 35% ऑफ XYZ। तो एबीसी और XYZ आपस में क्या हो जाएंगे? रिलेटेड, क्योंकि 25% से ज्यादा दोनों का एक आदमी, प्रिया नाम की लेडी, होल्ड कर रही है, ठीक है? वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर, एक आदमी दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। थर्ड पर्सन कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम, मैं अगर किसी दो आदमी को, मैं दोनों को कंट्रोल कर रहा हूं तो वो दोनों भी आपस में रिलेटेड मान लिए जाएंगे। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, अगर ये दोनों मिलके सी लिमिटेड को कंट्रोल करती है, समझ में आई बात? तो ये दोनों रिलेटेड हो गए। सच पर्सन आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, तो रिलेटेड होना ही है। वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सोल कंसेशनरी ऑफ अदर। मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है और इस हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक ही एजेंट, सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सोल, सोल मतलब एक, होल एंड सोल, सिंगल, अगर सिंगल है तो भैया वो दोनों रिलेटेड कहलाएंगे ना, HUL और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है सोल वाला, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, वो रिलेटेड कहलाएगा। आई बात समझ में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आता हूं मैं डिस्टिंक्ट पर्सन पे। बेटा इसको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन भी कह सकते हैं। ये डीम्ड में क्यों बोल रहे हैं आपको थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है? लेकिन उसके पहले मैं कुछ बताना आपको चाहूंगा। क्या बताना चाहते सर आप? लिखा है यहां पे, एक बात ध्यान रखना, जीएसटी का जो लॉ है ना बेटा, ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन आपको स्टेट वाइज लेना है, स्टेट वाइज यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन। तो चलिए थोड़ी कहानी समझ लो इस चीज की। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन ये लॉ कहता है। मैं पहले कुछ और बताता हूं आपको। आपका जीएसटी जो नंबर रहता है ना, वो कैसा रहता है समझ लीजिए। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं 27, ये है आपका स्टेट कोड, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। ये है आपका पैन नंबर और ये वार्ड नंबर वगैरह रहता है, ठीक है? बेसिकली जीएसटी नंबर इज अ पैन बेस्ड, बराबर है? मैं बताता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ, मेरा बिजनेस, मेरा पैन नंबर होगा। परमानेंट अकाउंट नंबर एक रहता है कि बहुत सारे रहते हैं? हर इंसान का सर एक ही रहता है। आप पूरे इंडिया में करो चाहे वर्ल्ड में बिजनेस करो, पैन नंबर एक ही मिलेगा, इसलिए उसका नाम परमानेंट अकाउंट नंबर है। जीएसटी नंबर, मैं महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा है 27, मैं गुजरात में कर रहा है 26, मैं यूपी में कर रहा है 24, मैं दिल्ली में कर रहा हूँ 6, मैं हरियाणा में करता हूं तो 7। बाप रे बाप, ये सब क्या है? स्टेट कोड है सर। 7 ईयर आगे 0 लग जाएगा, उसके बाद आएगा पैन नंबर और उसके बाद आएगा ये। मतलब आप एक चीज समझो, अगर आपका बिजनेस जितने स्टेट्स में, आपका बिजनेस जितने स्टेट्स में, बेटा आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपल्सरी है। क्या बात, कैसे? जीएसटी इज, बोलो बेटा बोलो, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड
टैक्स। गुड्स कौन सी भी स्टेट से निकले, कहीं भी जाए, जहां जाएंगे उस स्टेट को रेवेन्यू मिलने वाला है, ये हमने तय किया था। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, नॉट ओरिजिनल बेस्ड टैक्स, जैसा पहले था। अभी वैसा नहीं है। चीज समझना ध्यान से। स्टेट वाइज आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यानी अगर किसी इंसान का पूरे इंडिया के हर स्टेट में बिजनेस है, हर स्टेट में इस्टेब्लिशमेंट है, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, पढ़ूंगा मैं इसके बारे में, बताता हूं मैं, अभी सिर्फ लेमन टर्म्स में बता रहा हूं, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यानी समझ लो बेटा 29 स्टेट्स प्लस 2 यूनियन टेरिटरी वो लेजिस्लेशन वाली प्लस 5 यूनियन टेरिटरी, कितना हो गया टोटल 36। किसी इंसान का अगर पूरे इंडिया में बिजनेस है उसको 36 रजिस्ट्रेशंस कराने पड़ेंगे और हर रजिस्ट्रेशन के पीछे 3 रिटर्न्स भरने पड़ते हैं मंथली। इसके बारे में बाद में बताऊंगा रिटर्न्स के चैप्टर में। 3 GSTR1, GSTR2, GSTR3, 3 रिटर्न्स भरने पड़ते। 3 तो खैर अभी आने का है पूरी तरह, लेकिन भरना पड़ता है। कितना हो गया 36 × 3 108। ये कितने दिन का रिटर्न है? 108 एक महीने का। तो 12 मंथ अगर करूं तो कितना हो गया 1296 रिटर्न्स। और इसके बाद फॉर्म 9 भी है, एक सबका एनुअल रिटर्न फॉर्म 9। तो 36 रजिस्ट्रेशन है तो 36 के एनुअल रिटर्न जाएंगे। एनुअल रिटर्न तो कितना हो गया 1332। इतने रिटर्न, इतनी फॉर्मेलिटी। सर इसका कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है, इतनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। माय गॉड। चलिए ठीक। और एक ही स्टेट में रहा तो, एक ही स्टेट में रहा तो रजिस्ट्रेशन सेपरेट लेने की जरूरत नहीं है। बेटा मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनना। पूरे इंडिया में अगर आपका बिजनेस है, पूरे इंडिया में, तो आपको लेना पड़ेगा, आपकी इच्छा हो या ना हो। यू हैव टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशंस। जीएसटी नंबर इज पैन बेस्ड, बराबर है। एक ही इंसान, आई रिपीट, इंसान एक ही है, पैन एक ही है, बट रजिस्ट्रेशंस अलग अलग स्टेट्स में है। 36 अलग अलग रजिस्ट्रेशंस है। मान लीजिए महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन है, एमपी में भी रजिस्ट्रेशन है। इंसान एक ही हूं, पैन नंबर एक ही है, लेकिन इन दोनों को डिस्टिंक्ट, अलग अलग माना जाएगा। इसे कहते हैं डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। लिखा हुआ है ये सब, लेकिन अभी समझो पहले। और तो सर एक ही स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, तो एक ही स्टेट महाराष्ट्र, यहां पे मेरी फैक्ट्री नंबर ए, फैक्ट्री नंबर बी, एक नागपुर में है, एक शोलापुर में है। ये फैक्ट्री स्वीट्स बनाने की है, ये फैक्ट्री जूते बनाने की है। हो सकता है कि हाँ, हो सकता है ना। मेरा नाम निखिल सारडा, मेरा पैन नंबर भी एक ही है। महाराष्ट्र में क्या मुझे 2 रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इन दोनों फैक्ट्री के, कि एक ही लेना पड़ेगा? सर एक ही लेना पड़ेगा। जरूरत नहीं है एक स्टेट में 10 तरह के, 100 तरह के, 500 तरह के आप बिजनेस करिए, एक रजिस्ट्रेशन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट विल डू। बट जरा सोच के देखना इसमें होगा क्या। गुड्स कौन से बन रहे? सर मिठाई भी बन रही, जूते भी बन रहे, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट किस किस गुड्स का मिलेगा? बेसन खरीदा, घी खरीदा, रबर खरीदा, जूते के लिए सोल खरीदी। समझो कैसा आपकी लिस्ट रहेंगी गुड्स की। तो कई लोग क्या करते हैं, बिजनेस वाइज भी अंडर सेम स्टेट, बिजनेस वाइज भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन करते हैं, और आप कर सकते हैं। देखिए हम कंपलसरी नहीं कर रहे, गवर्नमेंट कहती है, हमने नहीं बोला करने के लिए, आपकी इच्छा है तो करो। लेकिन अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन सेम स्टेट में भी किया, फॉर्मेलिटी बढ़ जाएंगी। सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब फॉर्मेलिटीज वही रिटर्न वाली सब बढ़ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया, समझ लेना ये चीज, ठीक है। यानी सेम स्टेट में गवर्नमेंट कंपलसरी नहीं कर रही है, आपको चीज समझ लो, गवर्नमेंट कंपलसरी बिल्कुल नहीं कर रही है। आपको करना है आप कर सकते हो, जनरली लोग करते हैं, क्योंकि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज, हमारा भी रिलायंस इंडस्ट्रीज, मान लीजिए निखिल सारडा, बहुत सारे बिजनेस है। मेरा क्लॉथ का भी बिजनेस है, मेरा कोचिंग का भी है, मेरा जूते का भी है, मेरा मिठाई का भी है, मेरा मिल्क का भी है, सब करता। मैं आइसक्रीम बना था, आइसक्रीम। तो सोचो इनपुट टैक्स क्रेडिट, फ्रिज
फ्रिज रहेंगे। अब जूते की दुकान में फ्रिज थोड़ी रहती है। एयर कंडीशन, बराबर है, बहुत सारी, मतलब प्रोजेक्टर, ठीक है। अब प्रोजेक्टर का मिठाई में क्या काम भैया? तो ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट अलग अलग चीजों का मिलेगा। हाँ भाई मिलेगा ना, क्योंकि भैया मेरा जीएसटी नंबर 1 है, तो बहुत मैसअप होता है, इसलिए कई लोग अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेते हैं। लेकिन हमने नहीं बोला, गवर्नमेंट कंपलसरी नहीं कर रही है। लेकिन अगर अलग अलग स्टेट्स में आपका बिजनेस है तो गवर्नमेंट कंपलसरी करेंगी। यू हैव टू कंपलसरीली टेक डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। ठीक है बेटा, अब ऐसा है तो है। जरा ये जो मैंने बड़बड़ किया ना, सब छाप के आपको दिया हुआ है बेटा, कुछ भी छूटा नहीं है, एवरीथिंग इज प्रिंटेड, ठीक है। पढ़ते हैं एक बार इसको। बिफोर वी गो थ्रू द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, लेट अस फर्स्ट हैव एन ओवरव्यू ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये रजिस्ट्रेशन प्रोविजन चैप्टर 7 रजिस्ट्रेशन में आएंगे, लेकिन इसका जितना यहाँ काम है मैंने अभी आपको उतना बता दिया, ठीक है ना बेटा। जरा रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस की तरफ देखिए। अंडर जीएसटी लॉ, सप्लायर is required to obtain state-wise registration. He has to obtain registration in every state and union territory from where he makes a taxable supply. जहां से आप taxable supply करते हो, यानी supply जो कि taxable है, जो अभी अपन ने देखा गुड्स निकले, तो भैया आपको करना पड़ेगा। और साथ ही साथ प्रोवाइडेड इज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट। 20 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख तीनों है, लेकिन वो उसकी बात करूंगा, बाद में करूंगा। अभी आप सिर्फ 20 लाख समझ के चलिए फिलहाल। 20 लाख अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, ठीक है। Thus he is not required to obtain registration from state UT where he makes non taxable supply. अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो, जो सप्लाई टैक्सेबल नहीं है, ठीक है ना, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। Since registration is GST, it's PAN based. ये भी आपको बताया मैंने। Once supplier is liable to register, he has to obtain registered in each state in which he operates and makes a taxable supply under same PAN. PAN नंबर वही रहेगा, सिर्फ स्टेट कोड और आखिरी के 3 डिजिट्स बदलेंगे। Further, he is normally required to obtain single registration in a state. एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन, कोई जरूरत नहीं है 2 लेने की। देखिए बेटा, सेपरेट स्टेट्स है तो हम खुद ही कह रहे हैं सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा, लेकिन अगर सिंगल स्टेट है तो उसके अंदर सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ले लिया तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं कह रहा हूं जरूरत नहीं है। लेना है तो ले सकते हैं आप, वो चीज अलग है। However, where he has multiple places of business in a state, he has the option either to get single registration for the state or to get separate registration for each place of business in such state या union territory. सिंपल टर्म्स में बात करें तो ये जो कंसेप्ट है कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है ये समझ लो। अब आपके दिमाग में कैलकुलेशन चालू हो गए, सर एक ही स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन तो दोनों को डिस्टिंक्ट मानेंगे, और 2 स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन तो वैसे ही डिस्टिंक्ट मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या पर्सन अलग है? नहीं सर, पर्सन एक ही है। पर्सन एक कैसे? सर पैन नंबर तो एक ही है, इंसान तो वो एक ही है, हाँ एक ही है, लेकिन उसको डिस्टिंक्ट माना जाएगा। यानी आप एक चीज समझ लो, बाटा वाले की फैक्ट्री है और बाटा वाले का शोरूम भी है। महाराष्ट्र में फैक्ट्री और यहाँ पे शोरूम, कहाँ पे? एमपी में शोरूम। तो बेटा गुड्स इधर से निकाल के, फैक्ट्री से निकाल के शोरूम जाएंगे ना, तो ये दोनों देखिए अलग अलग स्टेट है, रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, दोनों को डिस्टिंक्ट माना जाएगा, सॉरी डीम डिस्टिंक्ट माना जाएगा। दोनों को अलग अलग मानेंगे और इसको फिर सप्लाई माना पड़ेगा और उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन कब ये सब कहानी कब हो रही? विदाउट कंसिडरेशन। अब कॉमन सेंस, बाटा वाला अपनी फैक्ट्री से अपने शोरूम में गुड्स भेजेगा, जूते भेजेगा, तो क्या कंसिडरेशन में भेजेगा? क्या बिना कंसिडरेशन भेजेगा ना। लेकिन ऐसे केस में यहाँ पे 7(1) के शेड्यूल 1 में आप फंस जाओगे और इसको सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई माना जाएगा मतलब जीएसटी लगा के बेचना पड़ेगा। नो डाउट शोरूम को उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन जीएसटी लगेगा। सप्लाई मानेंगे, सप्लाई मानेंगे तो लेवी होगा, लेवी होगा तो जीएसटी लगेगा। सिंपल सी बात। सर बहुत गलत किया, हाँ कोई उपाय नहीं इस चीज का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। Establishment of person with separate registration within the same state or union territory in different state UT are considered as distinct person.
where such person having one registered establishment in a state and as another establishment in different state not necessarily registered, the establishment कैसे establishment of distinct person, एक रजिस्टर्ड है दूसरी अनरजिस्टर्ड है तो भी दोनों को डिस्टिंक्ट माना जाएगा, अलग अलग स्टेट में है तो या सेम में तो बराबर। स्टैट्यूटरी प्रोविजन ये दोनों के सबसेक्शन 4 और 5 में है, सबसेक्शन 4 और 5 यानी 25(4) और 25(5) इसके अंदर इसके सबसेक्ट प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब इनका बेटा मस्त आपको अच्छे से हर चीज का एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये गिफ्ट्स तो हमने कवर किया है, तो ये एग्जाम्पल्स के साथ ये पूरा कवर्ड है, आपको 2 मिनट में समझ जाएगा, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। फिर हम प्रिंसिपल एजेंट के बारे में बात करेंगे, डेल क्रेडे के बारे में बात करके इंपोर्टेशन करके आज यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे, 1.5 घंटा करीब हमारा ये लेक्चर जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत आसान है बेटा, ये 2 मिनट में हो जाएगा। अभी पहले 25(4) की बात कर लेते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड या इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन वेदर इन 1 स्टेट or more than 1 state in respect of each registration he shall be deemed as distinct person, he shall be treated as distinct person मतलब हो या ना हो, he shall be deemed to be distinct person। अब देखिए मोहन नाम का एक आदमी है, इसका रजिस्टर्ड हेड ऑफिस दिल्ली में और इसकी रजिस्टर्ड है ब्रांच बंगाल में है, चार्टर्ड भले ही है तो भैया इस शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी इसको इसने अगर कुछ दिया या इसको इसने कुछ दिया तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा और उस पर जीएसटी लगाना पड़ेगा। नो डाउट सामने वाले को क्रेडिट मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेकिन एक बार का जीएसटी तो लग जाएगा। क्या होता है सर, क्रेडिट तो दे रहे लेकिन बेटा पैसा ब्लॉक हो जाता है ना। आपने समझ लीजिए ये गुड्स है, एग्जाम्पल जैसे वो बाटा के शोरूम का मैंने एग्जाम्पल दिया था, बराबर है। बाटा का शोरूम फैक्ट्री शोरूम में गुड्स भेज रहा है, ठीक है। जरा ध्यान दो, महाराष्ट्र में फैक्ट्री है और एमपी में शोरूम है, अलग अलग स्टेट्स है, कंपलसरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे और विदाउट कंसिडरेशन भी अगर बेचता है तो 7(1) के तहत इसको सप्लाई मान लिया जाएगा शेड्यूल 1 के पैरा 2 के हिसाब से। बोलो हाँ कि ना, अरे समझा नहीं समझा, पैरा 2 के हिसाब से सप्लाई मानेंगे। सप्लाई मानेंगे तो मान लीजिए मैंने 10 करोड़ के गुड्स भेजे शोरूम में, तो बेटा 18% आईजीएसटी के हिसाब से, आईजीएसटी लगेगा ना, है ना, इंटरस्टेट है, 1,80,00,000 1.8 करोड़ आज गवर्नमेंट को आईजीएसटी देना पड़ेगा और ये तो इस क्रेडिट को तब यूटिलाइज करेगा जब ये सेल करेगा। प्रॉब्लम नहीं है इनपुट टैक्स क्रेडिट में, लेकिन आज तो मेरे 1.8 करोड़ ब्लॉक हो गए आईजीएसटी में। फाइनेंस बिजनेसमैन पैसे की कीमत जानता है, इंटरेस्ट लगता है ना, ये मेरे पैसे ब्लॉक हो गए, बराबर है ना। अरे ये भी मैं हूं और ये भी मैं हूं, आप डीम डिस्टिंक्ट मान रहे लेकिन असली में तो मैं एक ही हूं, डिस्टिंक्ट थोड़ी हूं, अलग अलग कहां हूं, पैन नंबर तो सेम ही है हमारा, बाटा बाटा, सही है ना। ये बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत है, अब इसका कोई इलाज नहीं, ठीक है। और 25(5) क्या बोलता है ये देख लो, 25 ये हो गया। फर्दर में पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद इज एस्टेब्लिशमेंट एंड हैज एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट यूनियन टेरिटरी, देन सच एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा। ऋषभ एंटरप्राइजेस एक रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट है उसका महाराष्ट्र में, और अनरजिस्टर्ड लीकर शॉप उत्तराखंड में है। अनरजिस्टर्ड भले ही हो, स्टेट अलग है ना, तो क्या होगा इसके अंदर, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रेस्टोरेंट, अब ये अल्कोहलिक लीकर पे जीएसटी नहीं लगता, ये ध्यान रखना। लीकर है उत्तराखंड में, जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बताया था अल्कोहलिक लीकर पे कौन जीएसटी लगाता है, सर स्टेट्स लगाते हैं। जीएसटी के दायरे में अल्कोहलिक लीकर है ही नहीं, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बराबर है। An unregistered supplier owns an air-conditioned restaurant in Virar, Maharashtra. It has opened a liquor shop in Raipur, Uttarakhand for trading of liquor for human consumption.
Since supply of alcoholic liquor for human consumption is not taxable supply, Rishabh Enterprise is not required to obtain registration with respect to same in Uttarakhand. अब यहाँ पे registration की जरूरत नहीं है. In this case, air conditioned restaurant in Maharashtra and liquor shop in Uttarakhand, though unregistered, भले ही unregistered क्यों ना हो, it shall be treated as establishment of distinct person. Supply of Maharashtra office to Uttarakhand in course of furtherance of business without consideration will qualify. Supply 71C शेड्यूल 1 की पैरा 2. याद हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है, समझ आई बात. स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर विल क्वालिफाई सप्लाई. यस ऑफ कोर्स, मानना पड़ेगा. देख लो ना, फैक्ट्री लखनऊ में, शोरूम दिल्ली में, डीम्ड सप्लाई माना जाएगा. अभी बाटा का एग्जांपल दिया, वही है यहाँ पे. ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, मानना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है. और एक चीज और जरा यहां ध्यान देना, सिंगल रजिस्ट्रेशन इन यूपी, अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन है तो ये भले ही अपनी, देखिए लखनऊ कानपुर दोनों कहां पे, उत्तर प्रदेश में आते हैं. सिंगल रजिस्ट्रेशन है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर है. तो यहां अगर स्टॉक ट्रांसफर है तो इसको सप्लाई नहीं बोलेंगे. सप्लाई नहीं बोलेंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा. बट अगर लखनऊ फैक्ट्री का जीएसटी सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, क्या है, और कानपुर का सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, तो भैया स्टॉक ट्रांसफर विल कंस्टिट्यूट सप्लाई. और अगर स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई पकड़ेंगे तो जीएसटी लगेगा. आई होप आप समझ गए, है ना. चलिए, अच्छी बात है. अब आता हूं पैरा 3 पे. क्या क्या देखा हमने सर? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, 7(1)(a) देखा था, 7(1)(b) देखा था. ये दोनों में कंसिडरेशन रहता था. फिर बिना कंसिडरेशन वाले कहाँ जाएंगे, तो 7(1)(c) में जाएंगे. कौन कौन लोग वो होते हैं जो विदाउट कंसिडरेशन भी दिए तो भी उसको आप सप्लाई मानोगे सर? तो बेटा ये शेड्यूल 1 में लिखा है. शेड्यूल 1 में क्या क्या लिखा है सर? 4 पैरा लिखे हैं. पहला पैरा वो परमानेंट ट्रांसफर वाला प्रोजेक्टर का एग्जाम्पल दिया. दूसरा पैरा ये डिस्टिंक्ट रिलेटेड पर्सन वाला. तीसरा पैरा प्रिंसिपल एजेंट वाला. ये भी बड़ा मस्त है, बहुत मजा आएगा ये भी पढ़ के. पहले इसको थोड़ा सा पढ़ता हूं और उसके बाद एग्जांपल्स तो बेटा बहुत दिए हुए हैं, उसका कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगा. और डेल क्रेडे के भी थोड़े से वो दिए हुए हैं. और ठीक है ना बेटा. चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको. लेकिन इसको पढ़ाने के पहले मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं, इसको फिर स्टार्ट करूंगा. वो डायग्राम पहले आपको थोड़ा समझा देता हूं, है ना. जरा यहां ध्यान दीजिए. मैं प्रिंसिपल हूं, मैं कुछ गुड्स बेचता हूं और कुछ गुड्स खरीदता हूं. अब मैंने खरीदने के लिए भी एजेंट लगाया और बेचने के लिए भी एजेंट लगाया. मुझसे खुद से उतना नहीं होता, मैं खरीदने भी एजेंट के थ्रू खरीदता हूं, सेल भी एजेंट के थ्रू खरीदता हूं. ठीक है. सप्लायर है मेरा और बीच में अगेन एजेंट है. तो इस एजेंट का मैं नाम रखूंगा बाइंग एजेंट. गुड्स परचेस करने के लिए मैंने एजेंट लगाया. ठीक है. अब दूसरा गुड्स बेचने के लिए भी, तो उसका नाम होता है बेटा सेलिंग एजेंट. सेलिंग एजेंट ये किसको बेचेगा सर? ये बेचेगा कस्टमर्स को. चीज समझ लो क्या हो रहा है. आप प्रिंसिपल हो, आपको गुड्स खरीदना है तो भी आप एजेंट के थ्रू खरीदते हो, आपको गुड्स बेचना है तो भी आप एजेंट के थ्रू बेचते हो. दो सिचुएशंस है. एक सिचुएशन ये ऊपर की 3 लाइन, दूसरी सिचुएशन ये प्रिंसिपल से लेके कस्टमर. ये देखिए ऐसा, ये एक सिचुएशन है, ये 2 सिचुएशन है. दोनों सिचुएशन इसलिए ली कि दोनों के लिए रूल्स सेम है. दोनों के लिए रूल्स सेम है. पहले मैं इस सिचुएशन की बात करता हूं, इतने चीज की. ठीक है. यानी अगर मैं बनाना चाहूं तो ये ऐसा एक बनेगा और ये ऐसा एक बनेगा.
पहले अंडे में कौन आ रहा? सप्लायर, बाइंग एजेंट, प्रिंसिपल। दूसरे अंडे में कौन आ रहा? प्रिंसिपल, सेलिंग एजेंट, कस्टमर। बड़ा आसान है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं, मैं पहले बताना है वो बताता हूं, ठीक है। गुड्स, पहले इस अंडे की बात करते, इस अंडे की। ये अंडे का नाम पहला अंडा, इसका नाम सेकेंड। मैं सेकेंड अंडे की बात करता हूं पहले, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये भी दोनों एक बार जो अपने नोट्स में दिया है, मतलब ये जो दोनों को डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बार जो नोट्स में दिया है उसको भी पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, प्रिंसिपल एजेंट पैरा 3, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। समझना बात, प्रिंसिपल टू हिज एजेंट विदाउट कंसिडरेशन, प्रिंसिपल टू हिज एजेंट विदाउट कंसिडरेशन। देखिए विदाउट कंसिडरेशन है तभी पैरा 3 में बैठ रहा है, विथ कंसिडरेशन रहे तो काम ही खत्म, काय का पैरा 3 बराबर। ध्यान देना, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड एज सप्लाई। वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। चीज समझ लो, ये है आपका ये सेकेंड वाला जो मैं अभी पढ़ा। फिर से देखूंगा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, ये प्रिंसिपल गुड्स एजेंट को सप्लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद विदाउट कंसिडरेशन देगा, भी एजेंट क्या गुड्स भेजा, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। एजेंट्स जो अंडरटेक कर रहा है इस गुड्स को, वो सप्लाई करेगा कस्टमर को जब भी कस्टमर मिलेगा, लेकिन ये होगा ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब इस कस्टमर को जो इनवॉइस मिलेगा वो किसका मिलेगा? प्रिंसिपल का। यानी डायरेक्टली प्रिंसिपल ने कस्टमर को गुड्स बेचा ऐसा माना जाएगा, और जो एजेंट है, एजेंट को अपना कमीशन से मतलब है, वो इससे अपना कमीशन ले लेगा, ठीक है। वो कमीशन की वैसे अभी बात नहीं करेंगे, कमीशन पे जीएसटी है नो डाउट, कमीशन अमाउंट पे जीएसटी रहेगा, लेकिन वो 20 लाख के टर्नओवर वाली बात है। बीच में क्या हो रहा था, हमने जो डेफिनेशन अभी पढ़ी थी बिजनेस इसकी, उसमें एजेंट को माना गया था, मतलब एजेंट को इन्वॉल्व किया गया था, ठीक है। तो एजेंट बहुत टेंशन में आ गए, तो अभी एजेंट को ये चीज एक क्लैरिफिकेशन जो आया है, इसके तहत एजेंट को हटाया गया। क्या क्लैरिफिकेशन है, चलिए पहले वो देखते हैं। सिमिलरली ये भी बेटा वो है एजेंट टू प्रिंसिपल। अब यह एजेंट टू प्रिंसिपल कौन हो गया सर? ये एजेंट टू प्रिंसिपल ये हो गया, देखिए बाइंग एजेंट टू प्रिंसिपल। तो बेसिकली बेटा है क्या, ये समझ लो, मैं आपको बताता हूं। ये जो केस है ये है सेलिंग एजेंट, मतलब मेरे बिहाफ में गुड्स बेचता है, और ये जो लिखा है पॉइंट ये है बाइंग एजेंट, मतलब मैं गुड्स खरीदता हूं उस एजेंट से, बराबर है, मेरे लिए गुड्स वो खरीद के देता है, ठीक है। पॉइंट्स ऑन विच मेरिट कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड आर एज फॉलोज। ओनली, अब चीज समझिए, ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कवर्ड हियर। साफ साफ लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल बाय एजेंट। सर्विस की बात यहां नहीं है, समझ लेना बात। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑल्सो सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो सप्लाई। ओ हो बेचारे एजेंट की बैंड बजा दी, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आया, अब ध्यान से सुनना। Thus, supply of service between principal and agent and vice versa would therefore require consideration to be considered as supply and thus liable to GST। सीधी बात है, जो सर्विस सप्लाई होंगी वो कमीशन रहेगा, ठीक है, उसको कंसिडरेशन मान लेंगे और सप्लाई कंसिडर करेंगे। तो ये तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसा, देखो, in order to determine whether particular principal agent relationship fall within the ambit of para 3 as schedule 1 as discussed above or not, the deciding factor, important चीज, whether the invoice for further supply of goods on behalf of principal is being issued by agent or not। मतलब क्या, नहीं समझा, कोई बात नहीं, मत समझने दो, मैं बताता हूं। इन अदर वर्ड्स पहले पढ़ दो, उसके बाद भी नहीं समझे तो फिर गावरानी तरीके से समझाता हूं, बहुत जल्दी समझ जाएगा, ठीक है। तो सर पहले ही समझा तो गावरानी तरीके से, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, हर चीज वैसे नहीं समझाई जा सकती ना।
In other words, the crucial point is whether or not agent has authority to pass or receive the title of goods on behalf of principal. बाप रे, चलिए ठीक है, मुझे मालूम है नहीं समझा, अब ये देख लो 1 मिनट में समझ जाएगा। पहले मैं सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा हूं। सेकेंड पॉइंट कौन सा है मेरा? सेलिंग एजेंट, बराबर है। सिंपल लिटमस टेस्ट है बेटा, यदि प्रिंसिपल सेलिंग एजेंट के थ्रू माल बेच रहा है लेकिन प्रिंसिपल बिल अपना दे रहा है, सेलिंग एजेंट बीच में अपना बिल नहीं दे रहा है, सेलिंग एजेंट सिर्फ अपना कमीशन लेके निकल रहा है, तो ऐसे केस में जब गुड्स प्रिंसिपल से सेलिंग एजेंट में जाएंगे, प्रिंसिपल से सेलिंग एजेंट के पास जाएंगे तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, और जब सेलिंग एजेंट से कस्टमर के पास जाएंगे प्रिंसिपल अपना इनवॉइस देगा, इसको सप्लाई मानेंगे। ये आया क्लैरिफिकेशन। ऐसा ही सेम इसके अंदर आया, जब ये इससे खरीदता है और ये इससे खरीदता है, यानी बाइंग एजेंट अपना इनवॉइस दे रहा है, तो इसको भी सप्लाई मानेंगे और इसको भी सप्लाई मानेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, डायरेक्ट सप्लायर अपना इनवॉइस दे रहा है, तो इसको और इसको सप्लाई नहीं, सिर्फ इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। समझ तो काफी हद तक गया होगा, और थोड़ा क्लेरिफाई करता हूं, जरा यहां पे आना। ये सर्कुलर आया था, ऐसे तो एजेंट्स में हाहाकार मच गया। हाहाकार इसलिए मच गया कि वो टेंशन में आ गए कि भैया देखो, अब आप समझिए ना, एजेंट का बेचारे का क्या लेना देना, आप सोच के देखो, आप देखिए मेरी बात समझिए, एजेंट का क्या लेना देना। जैसे ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, और ये कस्टमर है या बायर है, पोटेंशियल बायर। भैया ये कहता है कि तुम अपना, अब चीज समझ लो, प्रिंसिपल से गुड्स एजेंट के पास जाता है, एजेंट से गुड्स बायर के पास जाते हैं, बराबर है। अगर इस बायर को ये एजेंट अपना इनवॉइस देता है, ये बायर को एजेंट अपना इनवॉइस देता है, तो एक चीज समझ लेना, यहां से यहां भी गुड्स जाएंगे तो उसको भी सप्लाई बोला जाएगा, और यहां से यहां तो ऑब्वियसली सप्लाई कहा जाएगा। ये प्रिंसिपल इस एजेंट के नाम पर बिल बनाएगा और ये एजेंट इसके नाम का बिल बनाएगा, तो ये दोनों के सप्लाई। लेकिन प्रिंसिपल, एजेंट और बायर, अगर मैं इसकी बात करूं, गुड्स भले ही यहां से यहां जा रहे हैं, लेकिन इनवॉइस डायरेक्ट जाता है, इनवॉइस प्रिंसिपल का जाता है बायर को, तो इस ट्रांजैक्शन को नॉट अ सप्लाई, इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। और विदाउट कंसिडर, देखिए प्रिंसिपल तो एजेंट को विदाउट कंसिडरेशन ही ट्रांसफर करेगा ना, एजेंट माल खरीद थोड़ी रहा है, एजेंट उसके बिहाफ में माल बेचने का काम कर रहा है, बराबर है, या एजेंट उसके बिहाफ में माल खरीद रहा है, तो पेमेंट तो प्रिंसिपल को करना पड़ेगा ना, सप्लायर को। ये जो हमने केस देखा, ये प्रिंसिपल ही सप्लायर को पेमेंट करेगा ना, बाइंग एजेंट ने उसके बिहाफ में माल खरीदा। लेकिन अगर एजेंट अपना बिल बना के दे रहा है तो प्रिंसिपल तो एजेंट को पेमेंट करेगा, बराबर है। या यहां इस केस में सेलिंग एजेंट जो है प्रिंसिपल को पेमेंट करेगा, तो इस केस में दोनों को सप्लाई मान लिया जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए ध्यान दीजिए, where the invoice for further supply is being issued by agent in his name। बेटा इस केस में जरा ध्यान देना, प्रिंसिपल, एजेंट, बायर, प्रिंसिपल से एजेंट के पास चला गया, बराबर है। अब एजेंट ने फर्दर सप्लाई के लिए जो इनवॉइस इश्यू हुआ वो किसके नाम का है? एजेंट के नाम का, इशूड बाय एजेंट इन हिज नेम। तो भैया ये जो प्रिंसिपल टू एजेंट है विल फॉल इन पैरा 3, यानी ये जो प्रिंसिपल टू एजेंट है ना, ये पैरा 3 में फॉल हो जाएगा। आई बात समझ में? और चीज समझ लो, सेकेंड, हाउएवर वेयर द इनवॉइस इज इशूड बाय एजेंट टू कस्टमर इन नेम ऑफ प्रिंसिपल, ये जो एजेंट इसको इनवॉइस देता है और ये प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस देता है, तो विल नॉट फॉल इन द एम्बिट ऑफ पैरा 3। बड़ा आसान सा सीधा हिसाब है, चीज समझ लो। प्रिंसिपल, एजेंट, बायर, सेलिंग एजेंट है, मैं प्रिंसिपल हूं, आप मेरे सेलिंग एजेंट हो, मेरा गुड्स आप बेचते हो
और वो बायर है, आप उसको बेच, अब मैंने आपको भेजा मतलब गुड्स आज के आज बिक जाएगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है सर, गुड्स पड़ा रहेगा, जब बिकेगा जब बिकेगा, बराबर है। अब इस केस में अगर मैं आपको 1 करोड़ का गुड्स भेजू और आप सामने वाले को अपना बिल बना के दो, तो आपका टर्नओवर वैसे ही 20 लाख के ऊपर चला गया, आपको तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और तकलीफ ही तकलीफ। लेकिन आपको क्या करना है, गुड्स आपके है क्या? नहीं है, आपको तो भैया अपने कमीशन से मतलब है, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको 20 लाख का गुड्स भेजा, मैंने आपको 20 लाख का गुड्स भेजा और आपने बायर को सामने बेचा, और बायर को मैंने इनवॉइस इशू किया, प्रिंसिपल ने डायरेक्ट बायर को इनवॉइस इशू किया, इसमें एजेंट का कोई रोल नहीं है, एजेंट को सिर्फ अपने कमीशन पे जीएसटी लगाना है, बाकी कोई उसको तकलीफ नहीं। और प्रिंसिपल से जो एजेंट को गुड्स गए उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, सिंपल सी बात। सेकंड केस होता है कि प्रिंसिपल एजेंट के नाम का इनवॉइस बनाता है और एजेंट खुद का इनवॉइस देता है बायर को। ऐसे केसेस में प्रिंसिपल टू एजेंट भी सप्लाई है, एजेंट टू बायर भी सप्लाई है। बट प्रॉब्लम यहां पे ये होती है, प्रिंसिपल एजेंट टू बायर तो प्रॉब्लम ही नहीं हो, तो कंसिडरेशन है, वो 7(1)(a) का सप्लाई कहा जाएगा, चीज समझ लो। लेकिन प्रिंसिपल टू एजेंट जो है वो 7(1)(a) का सप्लाई नहीं है, वो 7(1)(c) का सप्लाई कहा जाएगा। समझाता हूं, चिंता नहीं। पहला सिनेरियो, प्रिंसिपल एजेंट बायर, ठीक है, ये इसको भेजता है, ये इसको भेजता है, इनवॉइस डायरेक्ट जाएगा बेटा, समझ लीजिए, इनवॉइस इशू होगा प्रिंसिपल के नाम का, प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस इशू किया जाएगा। तो ये जो है, ये प्रिंसिपल एजेंट को जो सप्लाई करेगा ये विदाउट कंसिडरेशन रहेगा, सीधी सी बात है, पैसे क्यों लेगा, अपने एजेंट को भेज रहे, तो ये सप्लाई नहीं कहलाएगा। आई बात समझ, वेरी विदाउट कंसिडरेशन, 7(1)(c) में नहीं बैठेगा। और ये एजेंट जो बायर को सप्लाई करेगा ये तो ऑब्वियसली विद कंसिडरेशन ये सप्लाई कहलाएगा 7(1)(c) का। और अगर ऐसा नहीं होता है, प्रिंसिपल एजेंट बायर इसको भेजता है, इसको भेजता है, लेकिन इसको ये एजेंट खुद का इनवॉइस इशू करता है, तो भैया फिर ऐसा नहीं होगा और प्रिंसिपल फिर एजेंट को इनवॉइस इशू करेगा, तो इसको भी सप्लाई बोला जाएगा फर्स्ट ट्रांजैक्शन को, और इसको भी सप्लाई कहा जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, ये जो सप्लाई है ना दोस्तों, ये विदाउट कंसिडरेशन है, क्योंकि इससे जब पैसे आएंगे तो ये डायरेक्टली इसको दे देगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? एक बार फिर से इसको लगे तो आप देख लीजिए, इसके एग्जांपल्स बहुत सारे लिखे हुए हैं। सिमिलरली वेयर द गुड्स बीइंग प्रोक्योर्ड बाय एजेंट, ये बाइंग एजेंट वाली बात है, ये दोनों केस जो थे सेलिंग एजेंट है और ये बाइंग एजेंट है। सेलिंग और बाइंग में क्या फर्क है ये समझ लीजिए। सेलिंग और बाइंग के अंदर बेटा सिंपल है कि मैं जो हूं, मैं हूं प्रिंसिपल, मुझे गुड्स खरीदने के लिए भी एजेंट की जरूरत है और ये मेरा सप्लायर है, और अगर मैं बेचने वाला हूं तो मुझे गुड्स बेचने के लिए भी ये जरूरत है, ये मेरा बायर है। तो ये जो एजेंट रहेगा ये मेरा बाइंग एजेंट रहेगा, और ये जो रहेगा ये मेरा सेलिंग एजेंट रहेगा। बस यही फर्क है। तो ये बाइंग और सेलिंग एजेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला हुआ, ये सेलिंग एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बाइंग एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेम चीज है दोनों में। where the goods are being procured by agent on behalf of principal and invoiced in the name of the agent, then further provision of said goods to the agent to the principal would be covered by para 3। एजेंट ने प्रिंसिपल को बेचा तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, सिंपल सी बात, बराबर है। इनवॉइस किसके नाम का बनता है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखिए इसी चीज के पूरे क्लैरिफिकेशन में मस्त एग्जांपल्स दिए, एक एक एग्जांपल पढ़ेंगे और वापस ऊपर आते जाएंगे, बराबर। द अबव क्लैरिफिकेशन कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग सिनेरियो। अब इन्होंने तो क्या किया था, एजेंट वाले इसको सप्लाई मान लिया था। भैया प्रिंसिपल से एजेंट को गया, इनवॉइस गया तेल लगाने, पहले जो था क्लैरिफिकेशन आने के पहले, प्रिंसिपल से एजेंट को गया,
गुड सप्लाई हुए, हाँ, विदाउट कंसिडरेशन हुए, हाँ, सप्लाई मान लो, इसमें डाल दो। लेकिन ये क्लेरिफिकेशन आने से ये दिया कि भाई फर्दर एजेंट क्या कर रहा है, खुद का इनवॉइस बना के दे रहा है कि प्रिंसिपल का इनवॉइस बना रहा है। अगर प्रिंसिपल का इनवॉइस बनाता है तो प्रिंसिपल टू एजेंट को सप्लाई नहीं मानेंगे, और अगर खुद का इनवॉइस बनाता है तो प्रिंसिपल टू एजेंट को भी सप्लाई मानेंगे। सीधी सीधी बात है। आई बात समझ में? अब ध्यान देना, अमोल अपॉइंट्स भोलू टू प्रोक्योर सर्टन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। भोलू आइडेंटिफाइज वेरियस सप्लायर्स, ये बाइंग एजेंट वाला एग्जांपल है, ठीक है। भोलू आइडेंटिफाइज वेरियस सप्लायर्स हु कैन प्रोवाइड गुड्स डिजायर्ड बाय अमोल एंड आस्क सप्लायर गोलू टू सेंड गुड्स एंड इशू इनवॉइस डायरेक्टली टू अमोल। गोलू सप्लायर है, एजेंट जो है वो आपका भोलू है, और जो अनमोल है वो प्रिंसिपल है। अनमोल कहता है भोलू को, जो उसका एजेंट है, कि भैया मेरे लिए गुड्स खरीद ले। वो बहुत सारी पार्टियां ढूंढता है और उसको गोलू नाम की पार्टी पसंद आती है, और वो गोलू को कहता है, कौन कहता है? भोलू कहता है। एजेंट भोलू गोलू सप्लायर को कहता है कि तू डायरेक्ट अनमोल को गुड सप्लाई कर दे, कोई तकलीफ नहीं। और बिल जो बनेगा, बिल किसके नाम का बनेगा? सॉरी, प्रिंसिपल के। बिल जो बनेगा डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम पे बनेगा, लेकिन सप्लायर बिल बनाएगा, ठीक है ना। सेंड गुड्स एंड इशू इनवॉइस डायरेक्टली टू अनमोल। डायरेक्ट बायर को, डायरेक्ट प्रिंसिपल को इनवॉइस इशू करो। अब इस सिनेरियो में क्या होगा? भोलू सिर्फ प्रोक्योरमेंट ओनली एजेंट का काम कर रहा है, and is no way involved himself in the supply or receipt of goods, and in accordance with provisions of the act, Bholu is not an agent of Anmol for supply of goods in terms of para 3। उसको एजेंट नहीं माना जाएगा, भोलू को एजेंट नहीं माना जाएगा, मतलब सीधी बात है सप्लाई नहीं माना जाएगा इसको, ठीक है ना। मिस टिंटिन सॉरी, अब Mrs. Tintin, a banking company appoints मंदार auctioneer, ठीक है, to auction certain goods. The auctioneer arranges for auction and identifies the potential bidders. The highest bid accepted and goods were sold to the highest bidder by Mrs. Tintin. The invoice for the supply of goods issued by Mr. Tintin to the successful bidder। डायरेक्ट इशू हो रहा है इनवॉइस, मंदार का इसमें कोई रोल नहीं है, मंदार को सिर्फ कमीशन मिल रहा है, तो भैया मंदार से जो स्क्वायर उसको सप्लाई नहीं कहा जाएगा। ऑक्शनर इज मियरली प्रोवाइडिंग ऑक्शनरी सर्विस विद नो रोल टू प्ले सप्लाई गुड्स। इवन इन दिस सिनेरियो मंदार इज नॉट एन एजेंट ऑफ मिस्टर टिंटिन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। पैरा 3 शेड्यूल 1 में उसको एजेंट मत मानो, मतलब वो एजेंट तो है लेकिन पैरा 3 वाला एजेंट नहीं है, चीज समझ लो। पैरा 3 वाला एजेंट हो रहा है तो जब तक वो अपने नाम से इनवॉइस इश्यू नहीं करता तब तक वो पैरा 3 का एजेंट नहीं बनता, और अपने नाम से इनवॉइस इश्यू करेगा तो सप्लाई माना जाएगा। पैरा 3 का एजेंट वो है जिसपे सप्लाई माना जाए। आई बात समझ में? अब देखो ये एग्जांपल, गौतम एन आर्टिस्ट अपॉइंट्स गंभीर ऑक्शनर टू ऑक्शन इज पेंटिंग। गंभीर अरेंजेस द ऑक्शन, गंभीर जो है वो एजेंट है बोला, and identify the potential bidders. The highest bid accepted, painting is sold to highest bidder. Invoice for supply of painting issued by Gambhir, agent ने issue किया on behalf of Gautam in his own name. Agent ने खुद ही अपने नाम से invoice issue किया और painting deliver हो गई. In this scenario, Gambhir not merely providing auctioneering service but also supplying the painting on behalf of Gautam to the bidder, क्योंकि तूने invoice issue कर दिया. And has authority to transfer title of painting on behalf of Gautam. This scenario is covered in para 3 of schedule. ऐसे केस में यानी सीधी सी बात, कम ऑन, एजेंट ने अगर अपने नाम का इनवॉइस इशू कर दिया ना तो वो सप्लाई में कवर हो जाएगा। एक थंब रूल ध्यान रख लो। सर तो इतना का के लिए घुमाया, जरूरी था, ऐसा 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 पूरा दिमाग में डालने के बाद अब आखिरी थंब रूल समझ में आया हमको। क्या सर, एजेंट ने अपने नाम का कर दिया, काम खत्म। अब ये सीएनएफ एजेंट जो रहते, कैरिड एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ये कस्टम्स में देखे जाते हैं, ये लोग हमेशा अपने नाम का इनवॉइस इशू करते हैं, तो भैया वो लोग हमेशा पैरा 3 के अंदर बैठेंगे, सीधी बात है।
or commission agent takes possession of goods from the principal and issues invoice in his own name. In such case, C&F agent commission is an agent or principal for the supply of goods in term of para 3 of schedule 1. Disclosure or non-disclosure of name principal is immaterial in such situation. एक और एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, वैसे तो मैं आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ लेकिन पढ़ लेते ना, अपना क्या जाता है. Ravi sells agriculture produce by utilizing the service of Kavi, who is commission agent as per Agriculture Produce Market Committee Act of the state. Kavi identifies the buyer and sells the agriculture produce on behalf of Ravi, for which he charges commission as per APMC Act. अब APMC Act का कानून सुन लो. Commission agent is a person who buys and sells goods on behalf of his principal or facilitates buying and selling on behalf of principal and receives remuneration, commission, percentage, ठीक है जो भी है. In this case, अगर कवि ने एजेंट ने इनवॉइस इशू कर दिया तो भैया वो कवर हो जाएगा पैरा 3 में, यानी सप्लाई मान लेंगे. लेकिन अगर रवि ने डायरेक्टली इनवॉइस इशू किया तो ये जो कवि है ये एजेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं होगा, डजंट फॉल. समझ में आ गया? सीधा सीधा है सर. सर 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 एजेंट ने अगर अपना इनवॉइस इशू कर दिया तो भैया वो सप्लायर मान लिया जाएगा. यानी प्रिंसिपल ने अगर एजेंट को कुछ भेजा भले ही विदाउट कंसिडरेशन तो उसको क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे. सप्लाई पैरा 3 में एंट्री 3 में ऑफ शेड्यूल 1. सिंपल सी बात. और विथ कंसिडरेशन, तो विथ कंसिडरेशन के लिए शेड्यूल 1 में कोई जगह नहीं है. विथ कंसिडरेशन 7(1)(a) में ही काम हो जाता है हमारा. ये आपको बताया, मैं बार बार कह चुका हूं ये चीज. बराबर है. अब कुछ क्लैरिफिकेशन और आए डेल क्रेडे एजेंट के बारे में. ठीक है, डेल क्रेडे एजेंट का मतलब आपको पता है कि नहीं मुझे, लेकिन मैं बता देता हूं. डेल क्रेडे एजेंट वो रहते हैं जिनको एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है. मान लीजिए अगर पार्टी डिफॉल्ट कर देती है पेमेंट देने में तो एजेंट को जेब से भर के देना पड़ता है, या पार्टी अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करती तो भी एजेंट से भर के. ये प्रिंसिपल, ये एजेंट, ये डेल क्रेडे एजेंट है. बराबर. इसका कमीशन थोड़ा ज्यादा रहता है. और ये गुड सप्लाई में 1 मंथ में पेमेंट शायद ऑडियो मिस हो गया था. मैं डेल क्रेडे एजेंट के बारे में बता रहा था. डेल क्रेडे एजेंट बेटा ये आप पढ़ भी लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वैसे, लेकिन मैं एक बार बता देता हूं. डेल क्रेडे एजेंट और नॉर्मल एजेंट में फर्क ये रहता है कि डेल क्रेडे एजेंट जो रहता है वो गारंटी करता है पेमेंट कि भैया अगर सप्लायर ने पेमेंट नहीं, सॉरी बायर ने पेमेंट नहीं दिया तो वो अपने जेब से पेमेंट देगा. यही एक खास बात रहती है डेल क्रेडे एजेंट की. ठीक है. अब इसके अंदर 2 सिनेरियो पॉसिबल है. इन सच सिनेरियोज वेयर बायर फेल्स टू मेक पेमेंट टू द प्रिंसिपल बाय द ड्यू डेट जो भी पेमेंट की रहती है, अगर बायर प्रिंसिपल को पेमेंट नहीं कर पाता तो डीसीए को पेमेंट करना पड़ेगा टू द प्रिंसिपल ऑन बिहाफ ऑफ बायर, इफेक्टिवली प्रोवाइडिंग एन इंश्योरेंस अगेंस्ट डिफॉल्ट बाय द बायर. एंड फॉर दिस रीजन कमीशन पेड टू डीसीए मे बी रिलेटिवली हायर देन एज पर नॉर्मल एजेंट. सीधी सी बात है. In order to guarantee timely payment to the supplier, DCA can, अगर भाई कोई बायर अभी पैसे नहीं दे पा रहा
तो डीसीए क्या करता है भाई, सप्लायर को टाइम पे पेमेंट जाना चाहिए, डीसीए लोन दे देता है, किसको, शॉर्ट टर्म लोन दे देता है बायर को कि भैया ये ले पैसे पकड़ और उसको दे पहले, ठीक है। इन ऑर्डर टू गारंटी टाइमली पेमेंट टू सप्लायर, डीसीए कैन रिजॉर्ट टू वेरियस मेथड इंक्लूडिंग एक्सटेंडिंग शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन टू द बायर or paying to supplier himself and recovering the amount for buyer with some interest at later date. This loan is to be repaid by the buyer along with interest to the DCA at a rate mutually agreed between DCA and buyer. ठीक है, इसके लिए एक सर्कुलर आया, कुछ इश्यूज थे, उस इश्यू को क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर आया, बराबर। अब इसके अंदर दो चीजें, whether a DCA falls in the ambit of agent under para 3 of schedule 1, क्या वो एजेंट कहलाएगा, as clarified in this GST above, whether or not DCA will fall। अब ये एक ही अपन ने ऊपर एक अभी ये देखा था, ये वाला सर्कुलर, ये सर्कुलर क्या बोलता था सर, एक ही चीज है, एजेंट ने अगर अपना इनवॉइस इशू किया तो सप्लाई मान लिया जाएगा, प्रिंसिपल ने फिर जो एजेंट को भेजा उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, सीधी सी बात है, आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वैसा ही डीसीए भी डेल क्रेड एजेंट है, लेकिन है तो एजेंट ही। वेदर और नॉट डीसीए विल फॉल अंडर दिस ऑफ जीएसटी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग सिनेरियो। In case where invoice for supply of goods is issued by supplier to the customer, अगर supplier issue कर रहा है तो भैया either himself or through DCA does not fall in the ambit of agent, यानी पैरा 3 applicable नहीं होगा। लेकिन in case where invoice for supply of goods issued by DCA in his own name, DCA would fall under the ambit of agent, agent के ambit में fall मतलब पैरा 3 applicable हो जाएगा। अब सेकेंड और थर्ड बड़े मजेदार है दोस्तों, बड़े मजेदार, ठीक है। ये सेकेंड और थर्ड मैं पढ़ाता हूं, लेकिन थोड़ा हटके, चलिए जरा ध्यान देंगे आप लोग, यहां पे डायग्राम बना पहले सेकेंड के लिए, ठीक है ना। चलिए सेकेंड में लिखा क्या है, जरा पहले सीन देख लेते हैं। वेदर द टेम्पररी शॉर्ट टर्म लोन एक्सटेंडेड बाय डीसीए टू द रिसिपेंट यानी बायर, for which interest is charged by DCA is to be included in the value of goods supplied by principal, where DCA is not an agent as per para 3. DCA is not an agent as per para 3 मतलब DCA ने खुद का इनवॉइस इशू नहीं किया, बराबर है। इन सच सिनेरियो, मतलब ये सिनेरियो क्या है पता है, एक आपका ध्यान देना, सिनेरियो ये है प्रिंसिपल एजेंट बायर, बायर अगर पैसा नहीं चुका पा रहा है तो ये एजेंट जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है, किसको दे रहा है शॉर्ट टर्म लोन, बायर को, और वो बायर फिर पेमेंट बराबर प्रिंसिपल को चुका देता है, ये कहना है यहाँ पे, ठीक है। तो भैया ये कहना है ऐसे केस में अब ये जो लोन दे रहा है एजेंट, ये लोन पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि नहीं करेगा, तो ये इंटरेस्ट सप्लाई का पार्ट होना चाहिए क्या, तो भैया इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होना चाहिए क्या, सवाल ये उठता है, बड़ा आसान सा जवाब है वही। इन सच सिनेरियो, अब इसमें एक्टिविटीज क्या हो रही है समझ लेना, गुड्स सप्लायर से रिसिपिएंट को डायरेक्टली मिल रहे हैं, सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विस फ्रॉम डीसीए टू सप्लायर और रिसिपिएंट और बोथ, supply of extension of loan service by DCA to the recipient. It is clarified that in case where DCA is not an agent under para 3 of CGST Act, temporary short-term transaction-based loan provided by DCA to the buyer is a supply of service by DCA to the recipient on principal-to-principal basis and is an independent supply. Therefore, interest charged by DCA would not form part of value of supply of goods to the buyer. चलिए अब इसको समझ तो गया होगा या नहीं समझा होगा, मैं समझाता हूं। प्रिंसिपल डीसीए डेल क्रेडे एजेंट और ये आपका रिसिपिएंट बोलो या बायर बोलो, बराबर समझ लेना। गुड्स सप्लाई कौन करता है, प्रिंसिपल डीसीए को करता है स्टॉक ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब
डीसीए जो, अब ये स्टॉक ट्रांसफर समझ लीजिए, यहां पे डीसीए जो डेल क्रेडिट एजेंट जो बायर को दे रहा है वो इनवॉइस किसका दे रहा है उस पर डिपेंड है। इनवॉइस इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का इनवॉइस दे रहा है, मतलब प्रिंसिपल का इनवॉइस दिया, मतलब ये स्टॉक ट्रांसफर इज नॉट अ सप्लाई एज पर पैरा 3, इसको सप्लाई नहीं कहे जाएंगे, ठीक है। ये डीसीए इसको कमीशन का बिल बना के मांगे, कमीशन तो मांगेगा ना, हाँ ये जो कमीशन है इस पे जीएसटी लगेगा, जो भी कमीशन अमाउंट होगा वो सेपरेट, इन दोनों का हिसाब है। अब समझ लो ये पैसे टाइम पे नहीं देता है, डीसीए इसको एक शॉर्ट टर्म लोन देता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन देता है, शॉर्ट टर्म लोन इसको दिया। अब सबसे पहले प्रिंसिपल ने इसको गुड्स भेजा, ये देखिए प्रिंसिपल ने डीसीए को गुड्स भेजा, डीसीए ने इसको गुड्स भेजा, तो बेटा ये जो केस है दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। प्रिंसिपल का इनवॉइस बना, मतलब टैक्स पेड बाय प्रिंसिपल, बायर्स ऑब्वियसली बायर से कलेक्ट करके टैक्स पे करेगा, प्रिंसिपल हमारा टैक्स पे कर देगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ये शॉर्ट टर्म जो लोन दिया इसके इंटरेस्ट का क्या, तो कहते हैं इंटरेस्ट और इज अ सर्विस। इंटरेस्ट को सर्विस में लाया गया, मैंने आपको बताया था, हालांकि एग्जेम्पशन है वो चीज अलग है, लेकिन ये एग्जेम नहीं, इट इज एग्जेम्प्टेड, इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड है आपको बताया था, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, ये आगे हम देखेंगे भी, पेमेंट ऑफ जीएसटी, और इट वुड नॉट बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और सही भी है, क्यों ऐड करेंगे भैया, मुझे एक चीज बताओ, गुड्स किसके, प्रिंसिपल के, बेचा किसको, बायर को, बिल किसके नाम का बना, प्रिंसिपल, बायर के नाम का बिल बना, लेकिन बिल बनाया किसने, इनवॉइस किसने बनाया, प्रिंसिपल ने। डीसीए का कोई रोल है क्या, नहीं है। डीसीए ने पैसा बायर को दिया पेमेंट देने के लिए, शॉर्ट टर्म लोन किसने किसको दिया, डीसीए ने बायर को दिया, प्रिंसिपल का कोई रोल है क्या उसमें, नहीं है ना, कहां रोल है, बराबर है। तो डीसीए ने जो शॉर्ट टर्म लोन दिया है, चीज समझ लो, जो शॉर्ट टर्म लोन डीसीए ने दिया है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, किसका प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, कम ऑन सर, डीसीए ने अपने बायर को दिया, डीसीए ने बायर को दिया, और उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो अलग चीज हो गई। उसका स्टॉक ट्रांसफर से, सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है, चीज समझ लीजिए, उसका सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ ये कहानी बदल जाती है, तो फर्स्ट, अब जो थर्ड जो मैं पढ़ने जा रहा हूं ये समझ लो, where DCA is an agent under this and makes payment on principal on behalf of buyer and charges interest to buyer for delayed payment along with goods supplied, हो चीज समझ लो। अब जरा ये पढ़ लो, supply of goods by supplier to DCA, further supply of goods by DCA to recipient, supply of agency service by DCA to supplier or recipient or both, extension of credit by DCA to recipient। अब इसमें क्या हो रहा है, चलिए ये तो बाद में पढ़ता हूं, पहले मैं समझाता हूं। तेरा तीसरी सिचुएशन देख लेना। अब ऐसे केस के अंदर बायर कब पैसे देवे भगवान जाने, यहां पे जो एजेंट है वो पैसे देगा किसको, प्रिंसिपल को। देख लो, invoice of agent issued in his own name। चलिए मैं बताता हूं, प्रिंसिपल डीसीए रिसिपिएंट, रिसिपिएंट्स ऑफ गुड्स, बराबर है। अब हो क्या रहा है,
इनवॉइस कौन बना रहा है? डीसीए। देख लो, इनवॉइस इन द नेम ऑफ एजेंट। एजेंट ने इनवॉइस बनाया, म्हणजे हो गया काम भारी। क्या काम भारी? ये जो स्टॉक ट्रांसफर डीसीए को किया जाएगा बाय प्रिंसिपल, इसको एजेंट मान लिया जाएगा और इट विल बी दिस स्टॉक ट्रांसफर विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई एज पर पैरा 3। समझ लेना बात। अच्छा, और एक चीज, इनवॉइस इसके नाम का बन गया, ठीक है। अब ऐसे केस में जनरली क्या होता है समझ लेना। प्रिंसिपल से गुड्स जो है डीसीए को जाएंगे, वैल्यू मान लीजिए गुड्स की 2 लाख रुपए है और उस पे 18% जीएसटी है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी की अभी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो इस केस में 18% हो गया 36,000। ये गुड्स डीसीए को गए। अब ऐसे केसेस में जनरली डीसीए जब अपना इनवॉइस बनाता है ना रिसिपिएंट के नाम का, तो अपना कमीशन जोड़ के बनाता है ऑलरेडी। ये बात समझना, आप समझ आई बात। तो कमीशन जोड़ के बनाएगा, तो ये जो इनवॉइस बनाएगा यहां से जो इसको इनवॉइस जाएगा वो समझिए 2 लाख रुपए, तो इसको जो वैल्यू आई थी वो प्लस 20,000 मान लीजिए अपना इसमें कमीशन जोड़ दिया इसने। तो अब इनवॉइस कितने का बना? वैल्यू कितनी हुई? 2,20,000। कायदे से तो इस पे जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर कुछ इंटरेस्ट लगाया, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, मान लीजिए 3,000 का इंटरेस्ट लगाया, तो अब एक चीज समझ लेना, ये इंटरेस्ट भी वैल्यू में जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 2,23,000 और इस पे जीएसटी लगेगा 18% के हिसाब से 40,140। और नो डाउट इसका आईटीसी मिलेगा, 36,000 माइनस करने मिलेगा, वो प्रश्न नहीं है। अब क्या समझे आप? सर इस केस में ये जो इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट है ये लोन फॉर्म में नहीं है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग फॉर्म में, नॉर्मल ट्रेडिंग का इंटरेस्ट है। कैसे? सर डीसीए इज द सप्लायर। यहां पे सप्लाई कौन कर रहा है? इनवॉइस किसके नाम का बन रहा है? सर डीसीए के नाम का इनवॉइस बन रहा है, डेल क्रेडिट एजेंट के नाम का इनवॉइस बन रहा है। ओके, तो इन दिस केस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट फॉर लोन। ये लोन वाला इंटरेस्ट नहीं है, इट इज रिलेटेड टू डिलेड पेमेंट इन कंसिडरेशन। इसको पेमेंट यार लिखना है तो लिख सकते बेटा। इन दिस केस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट फॉर लोन। इस केस में लोन दिया था, इस केस में लोन नहीं दिया था, नॉट फॉर लोन, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अब ये सप्लाई में देखिए, अब इसमें सेक्शन है, ये सेक्शन मैं बाद में पढ़ाऊंगा, सेक्शन 15(2)(d) नाम का एक सेक्शन है। इस सेक्शन के हिसाब से, इस सेक्शन के हिसाब से ये ऐड किया जाना चाहिए वैल्यू ऑफ सप्लाई में। आई बात समझ में? डीसीए अपना इनवॉइस बना रहा है तो सीधी सी बात, मतलब एक चीज तो समझ में आ गई, गांठ बांध के रख लो भैया, गांठ बांध के रख लो। प्रिंसिपल से गुड्स एजेंट के पास जाता है, एजेंट उसको बायर को बेचता है, बराबर है। कोई भी एजेंट हो, डेल क्रेडिट हो चाहे वो, अगर प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस बन रहा है, प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस, डायरेक्ट बायर के नाम का इनवॉइस बन रहा है, लेकिन प्रिंसिपल बनवा रहा है, प्रिंसिपल इनवॉइस गुड्स सप्लाई करो, प्रिंसिपल इनवॉइस बना रहा है, तो प्रिंसिपल ने जो एजेंट को गुड्स भेजा वो स्टॉक ट्रांसफर को सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये इधर फर्स्ट केस में प्रिंसिपल टू डीसीए। और अगर ऐसा कुछ होता है कि भैया इनवॉइस एजेंट के नाम का बनता है तो इसको स्टॉक ट्रांसफर को सप्लाई मान दिया जाएगा एज पर पैरा 3, क्योंकि ये जो स्टॉक ट्रांसफर होता है दोस्तों, कम ऑन, विदाउट कंसिडरेशन होता है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, ये आप पॉज करके लिख सकते हो, अच्छा चार्ट्स है बेटा, आपके काम आएंगे।
और इसको आप एक बार ढंग से पढ़ लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीजें, ठीक है। जो मैंने बड़बड़ किया वो सब यहाँ छाप के भी आपको अच्छे से दिया हुआ है। इसके बाद एक चौथी चीज पे आऊंगा और फिर हम एंड करेंगे, थोड़ा सा बचा है वैसे, ज्यादा नहीं, हाँ चौथी चीज पे आकर एंड करेंगे। पैरा 4 लास्ट, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। Import of service by a person from a related person or from establishment located outside India without consider, ये तो पूरा without consideration का काम है, in course or furtherance of business shall be treated as supply. Okay, importation of service. सर कहीं और भी था ना importation service, 7(1)(b में भी कुछ तो भी था, क्या था सर? चलो देख लेते हैं बेटा, भूल गए होंगे आप। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, और यहां पे इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस क्या है? विदाउट कंसिडरेशन। वेरी गुड, काम ही खत्म हो गया। वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यहां पे उस टाइप की बात है। चलिए ध्यान दो, और ये यहां पे देख लो बेटा, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, गुड्स और सर्विस दोनों था। यहां पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये विदाउट कंसिडरेशन वाला, ये चारों ही विदाउट कंसिडरेशन की चीज है, बराबर है। चलिए ध्यान दें, इसके अंदर थोड़ा सा एक और चीज आपको मस्त मसालेदार देखने मिलेंगी, लेकिन उसके लिए फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ये रहा, ठीक है। बाद में आता हूं उसके ऊपर, पहले लेकिन यहां आऊंगा। Jumro Associates received legal consultancy service from its head office located in Malaysia. Head office has rendered such service free of cost to its branch. Since Jumro is the head office, related person है, service received by Jumro will qualify supply, even not charge anything. पैरा 4 के तहत, बराबर। चकमक, a proprietor registered in Delhi, has sought architect service from his son located in US. Son है, related में आ गया। With respect to newly constructed house in Delhi. Newly constructed house है बेटा, not been received in course furtherance of business. देख लो, जरूरी है क्या? Without consider, in course or furtherance of business. Okay. तो ऐसे केस में, although it has been received by Chakmak without consideration from his son or related person, yet it will not qualify supply since the same has not been received in course or furtherance of business. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा सर, 7(1)(b और ये 7(1)(c का जो शेड्यूल 4 का पैरा 4 है, इसमें कंफ्यूजन है। काय में कंफ्यूजन मैं लिख देता हूं सर, 7(1)(b और 7(1)(c के पैरा 4 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। शेड्यूल 1 के पैरा 4 दोनों इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आप पहले यहां देखिए, ये इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, ये है पैरा 4 शेड्यूल 1 का, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लो। एक मिनट बेटा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, पर्सन आउट ऑफ इंडिया, पर्सन इन इंडिया, रिलेटेड पर्सन होने चाहिए, ये पैरा 4 बोल रहा है, हाँ। और सप्लाई ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, सीधी बात है, शेड्यूल 1 के अंदर सब कुछ विदाउट कंसिडरेशन ही है, और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ये होना कंपलसरी है। समझ में आ गया? अब मेरी बात एक बार देख लेते हैं, सर 7(1)(b क्या कहता है, बस इतना देख लीजिए मेरे कहने पे। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, पहला फर्क वहां विदाउट कंसिडरेशन था, या विद कंसिडरेशन है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस दोनों में कॉमन है। वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यहां पे हो या ना हो इन कोर्स ऑफ बिजनेस कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां पे इट शुड बी इन कोर्स ऑफ बिजनेस, ये फर्क है। तो बेटा अब ये दोनों को अगर मिला दे तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे सर एग्जैक्टली रूल है क्या? दोनों मिलाना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, ये फ्लो चार्ट आपके बड़े काम आएगा, बड़े काम आएगा। अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन है या विदाउट कंसिडरेशन, सबसे पहले विथ कंसिडरेशन कहां जाएंगी सर? ये जाएगा 7(1)(b में, विदाउट कंसिडरेशन जाएगा 7(1)(c में, बराबर है।
इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, या फिर रिलेटेड पर्सन, सबसे पहले तो इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नॉट इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, उसको सप्लाई माना जाएगा। ये पूरा आपका 7(1)(b) हो गया, ठीक है। और विदाउट कंसिडरेशन है और मिला भी रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन से, लेकिन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो इसको सप्लाई माना जाता है 7(1)(c) के हिसाब से पैरा 4 शेड्यूल 1। ये इतना हो गया इसका इलाका, ये हो गया इसका इलाका, और इसके अलावा अगर कोई से तो बेटा उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। समझ आया? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कम ऑन, 7(1)(b) भी लगेगा, विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन लगेगा तो 7(1)(b) वाली बात है, विदाउट कंसिडरेशन 7(1)(c) वाली बात है। विद कंसिडरेशन की बात करते हैं, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, सर उसको सप्लाई कहा जाएगा, कंसिडरेशन है, ठीक है। और विदाउट कंसिडरेशन में सप्लाई कब कहा जाता है? सर अगर रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से मिल रहा है प्लस इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मिल रहा है तो सप्लाई माना जाएगा, और इसके अलावा कोई भी कोई तो नॉट इन सप्लाई में आएंगे। मतलब विदाउट कंसिडरेशन मिला, रिलेटेड पर्सन से नहीं मिला, लेकिन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मिला तो भी अदर केसेस में जाएगा। रिलेटेड से मिला लेकिन नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मिला विदाउट कंसिडरेशन तो भी अदर केसेस में जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ, ठीक है। और ये बेटा ये जो 3 फ्लो चार्ट है ये आपके लिए, ये आपका पैरा 1 है, पैरा 2 है, सॉरी, और ये पैरा 3 है सप्लाई का, और ये पैरा 3 दोनों आ गए इसके अंदर, ठीक है। पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 चारों आ गए, और ये एक और फ्लो चार्ट आ गया, बढ़िया। अब कुछ क्लैरिफिकेशन है बेटा 2 स्कीम्स पे, ठीक है। सेल प्रमोशन स्कीम और फ्री सैंपल्स और गिफ्ट के बारे में, और बाय 1 गेट 1 फ्री के बारे में क्लैरिफिकेशन है। चलिए देख लेते हैं। As we have already seen that as per section 7(1)(a), the goods or service which are supplied free of cost without any consideration shall not be treated as supply। क्योंकि 7(1)(a) और 7(1)(b) में विदाउट कंसिडरेशन वाली बात नहीं है। विदाउट कंसिडरेशन वाली बात 7(1)(c) के अंदर आती है, इसमें नहीं आती, ठीक है। इन व्यू ऑफ अबव फ्यू सेल्स प्रमोशन स्कीम हैव बीन एग्जामिन्ड एज अंडर। एक तो फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं, बराबर है, फ्री सैंपल, तो भैया वो शेड्यूल 1 के अंदर जाएंगे। अगर शेड्यूल 1 में नहीं है तो फिर वो सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। सैंपल्स विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन डू नॉट क्वालिफाई सप्लाई एक्सेप्ट वेयर द एक्टिविटी फॉल्स विद इन एम्बिट ऑफ शेड्यूल 1। अगर शेड्यूल 1 के वो चारों पैरा 4 पैराज में आते हैं वो सप्लाई, तो उसको सप्लाई माना जाएगा, नहीं तो फ्री सैंपल जो दिया गया उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। 7(1)(a) और 7(1)(a) और 7(1)(b) तो बैठेंगे ही नहीं। 7(1)(c) में भी अगर शेड्यूल 1 के अंदर चारों में वो एक्टिविटी आती है तो सप्लाई मानेंगे, नहीं तो फिर उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ बाय 1 गेट 1 फ्री के लिए थोड़ा सा लॉ अलग है, ध्यान देना। बाय 1 गेट 1 फ्री में होता क्या, एक्चुअली फुकट पूरा नहीं दिया जा रहा, कंसिडरेशन लिया जा रहा है, लेकिन एक पे एक फ्री दिया जा रहा है। यानी आप ये कह सकते हो एक के पैसे में 2 मिल रहा है। यानी मान लीजिए 60 रुपए की बिस्किट का पैकेट है और बाय 1 गेट 1 फ्री है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 60 रुपए में मुझे 2 पैकेट दिए गए। सप्लाई तो बोलेंगे ही ना बेटा इसको, हाँ कि ना। इट मे अपीयर एट फर्स्ट ग्लांस दैट इन केस of offers like buy 1 get 1 free, one item being supplied free of cost। ऐसा देखने से लगता है कि ये एक फ्री में दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई। सिर्फ एक लेंगे तो इंडिविजुअल सप्लाई नहीं है, ये क्या है, बट इन केस ऑफ 2 or more इंडिविजुअल सप्लाई वेर अ सिंगल प्राइस इज बीइंग चार्ज फॉर एंटायर सप्लाई। ने 2 पैकेट दिए 60 में, इसको ऐसे देखना है। It can be best treated as supplying 2 goods for price of 1। इस तरीके से देखना है, ठीक है। Taxability of such supply will be dependent upon as to whether supply is composite or mixed। ये है आपका सेक्शन 8 में। And the rate of tax shall be determined accordingly। Concept of composite mixed supply has been discussed subsequently in this chapter। Recent notification है, यानी किस हिसाब से देखना है, composite और mixed supply के हिसाब से देखना है। आई बात समझ में? चलिए दोस्तों, आज यहीं रुकते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक चीज समझ लो बेटा, 7(1)(a) देख लिया, 7(1)(b) देख लिया, 7(1)(c) देख लिया। इसके अंदर क्या है,
शेड्यूल 1 है, इसमें 4 पैराज हैं। ये दोनों कंसिडरेशन वाले हैं, विदाउट कंसिडरेशन वाला, विदाउट। सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, वो 7(1)A 7(1)B के अंदर आता है। और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो 7(1)C की जो शेड्यूल 1 की जो 4 एक्टिविटीज है, अगर उसमें बैठता है तो सप्लाई, अगर उसमें नहीं बैठता तो फिर उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, सीधा सा हिसाब। लेकिन आगे और चीजें हैं, 7(1)A और 7(2), ये 2 चीजें और बाकी है, और इसी के साथ साथ शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 भी बाकी है। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। भले ही 2.5 घंटे का रहे, लेकिन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज यहीं रुकते हैं। टिल देन बाय, हैप्पी स्टडिंग।